सलमान मेरा दोस्त है और मैं सलमान को बोलूँ मैं एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि सलमान हाँ बोलेगा, वो नहीं होने वाला है। मैं और सलमान नंगे नहा चुके हैं। संजय दत्त के साथ केसेस चल रहे थे और सलमान खान का भी ब्लैक बक केस चल रहा था। क्या दोनों सुपरस्टार सेट्स पर स्ट्रेस लग रहे थे? अगर कोर्ट में आपका इशू चल रहा है और अरेस्ट हो रहे हैं और मुझसे शादी करोगी के सेट के दौरान कुछ तो हुआ था, उन किसी को, जर्नलिस्ट को या किसी को तो सलमान ने मारा वारा था। किसी आपकी कोई गर्लफ्रेंड किसी ज़माने में रही है, आप उसकी बिल्डिंग के नीचे जाके चिल्ला रहे हैं। ही हैज़ सो मेनी फ्रेंड्स, सहेलियाँ उनकी बहुत सारी हैं। सलमान ने कभी दिमाग से काम ही नहीं लिया। काका जी का अपना एक प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे वो नहीं चाहते थे रिप्लेस कर लें कोई उनको। अक्षय आया है तो काका जी ने कहा कि मैं उसका ससुर हूं, वो मेरा ससुर नहीं है। बच्चन साहब आपके लिए वेट करते थे सेट्स? कैसे बोले, अमित जी के पास उस वक्त इतना काम नहीं था जितना मेरे पास था। उनका मेंटल स्टेट कैसा था परवीन बाबी का? आज जैसे उन्होंने बोला कि मुझे माइक्रोचिप लगा दिया है अमिताभ बच्चन ने। आपने बलवान में काम किया है दिव्या भारती और सुनील शेट्टी के साथ, और 1993 में वो गुजर गई। क्या सेट पे वो डिस्टर्ब थी? She was not happy in real life, with relationships. तो she was feeling used. आपने गोविंदा और करिश्मा के सुपरहिट जोड़ी के साथ काम किया। जी जी जी। बट बाद में दोनों साथ में नहीं काम कर रहे थे। गोविंदा करिश्मा कपूर की, अगर वो ज्यादा डिसिप्लिन रहते तो क्या वो इंडस्ट्री के सुपरस्टार आज तक रहते? अरे आज भी डिसिप्लिन हो जाए तो काम की कमी नहीं। गोविंदा क्रॉस कर गए और उन्होंने पलट के कहा मास्टर राजू, तो मैं पलटा, मैंने बोला हाँ। उसने मेरे पैर छुए, गोविंदा ने। सुनीता भाभी जो उनकी मोहतरमा है, बहुत सारे कमेंट्स गोविंदा भाई के बारे में बोलते हैं। पर्सनल लेवल पे बात हो जाती है, कभी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। 1 लाख रुपए पर फिल्म उस टाइम पे आपको मिलता था? उस जमाने में When was God unkind to you? तो लोगों में आया, अरे ये तो ड्रग ले रहा है, लड़कियों के चक्कर में फंस गया, अरे ये तो शराबी हो गया, वुमनाइजर है, दारू पी के पड़ा रहता है। कि मास्टर राजू का घमंड उसे ले डूबा। काम कम क्यों हो गया है? मैं ना, क्या ये जनरेशन वाले लोग जो जानते नहीं आपने कितना काम किया है, आपका वजूद कितना है, वो आपको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं? अरे वो तुम्हारे रोल में लाइंस वाइंस हैं, डायलॉग वायलॉग है, बोल लोगे ना, तू पैदा भी नहीं होगा तो मैं नेशनल अवार्ड लेके बैठा हूँ। और 1 मिनट में डेविड धवन ने मेरी हवा निकाल दी। तू, अरे नहीं तू। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि आपको किस हीरोइन के साथ काम करने में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, तो मैं बोलूंगा मौसमी चटर्जी। या मुझे चिमटी लेने लगी, सच में मार रही है, सच में मार के और लाइव मुझे ऐसा उठा के पटक दिया उसके ऊपर गद्दा ने। उनकी बातें चल रही थी, लोगों की बातें चल रही थी रेखा जी और बच्चन साहब के बारे में। वही एक रोमांटिक सीन किसी हीरो या हीरोइन का रियल लाइफ में जो मैंने देखा। हिमा जी ने ना कहा तो उसके बाद संजीव कुमार साहब ने शादी नहीं की। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजू। आप में से कई लोग मुझे मास्टर राजू के नाम से भी जानते हैं। मैंने एक बहुत कमाल का पॉडकास्ट किया है सिद्धार्थ कन्नन जी के साथ और बहुत मज़ा आया मुझे ये पॉडकास्ट करने में। और उसमें ऐसी चटपटी इंटरेस्टिंग बातें मैंने की है कि आई एम श्योर आप लोगों को ये पॉडकास्ट देखने में मज़ा आएगा। तो ज़रूर देखना ये और सब्सक्राइब कीजिए सिद्धार्थ कन्नन के चैनल को। नंबर 1 चाइल्ड आर्टिस्ट। 3 साल की उम्र में काम करना शुरू किया। 6 साल की उम्र तक भाई ने घर खरीदा अपने परिवार के लिए। धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार, हेमा मालिनी, गोविंदा, लिस्ट बहुत लंबी है। एक चाइल्ड स्टार। फिर क्या गड़बड़ी हो गई जहां पे एक चाइल्ड स्टार वो मोमेंटम नहीं मेंटेन कर पाए जब वो बड़े हो गए थे? मास्टर राजू कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, एंड थैंक यू सो मच आपके इस शो में बुलाने के लिए, एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लाइकवाइज मास्टर राजू, मैंने आपको बहुत देखा हुआ है। मैं राजू भाई बोलूं चलेगा? अरे आप जो भी बोलिए। पक्का। राजू भाई,
3 साल की उम्र में काम करना, 6 साल की उम्र तक इतना पैसा कमाना कि आप लिटरली घर खरीद रहे हो अपने परिवार के लिए। समझ था उस वक्त कि आप इतने पॉपुलर हो गए थे, इतना धन कमा रहे थे? अ, नहीं, मैं कितना बड़ा चाइल्ड स्टार था वो मुझे भी बड़े होने के बाद पता चला कि मैंने मज़ाक-मज़ाक में क्या-क्या अचीव कर लिया। अ, उस वक़्त मुझे इतनी समझ नहीं थी। बट लकीली माय फादर वाज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, माय मदर वाज़ अ टीचर। तो मेरे फाइनेंसेस जो थे वो लोग हैंडल करते थे और इतना स्मार्टली मेरा पैसा हैंडल हुआ, चाहे प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे बाकी सारी चीज़ें हो। सो दैट इज़ हाउ आई हैव बीन एबल टू अचीव ऑल दिस। क्या बचपन खोया आपने सक्सेस की वजह से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि माय मदर सॉ टू इट कि ये गड़बड़ ना हो मेरे साथ। तो मैं जब सेट पर भी जाता था तो मतलब मेरी पतंग साथ होती थी या मेरे वो मार्बल्स साथ होते थे, मेरी गेम्स साथ होती थी और ख़ास एक आदमी प्रोडक्शन की तरफ से मुकर्रर किया जाता था कि मैं स्टूडियो में कहाँ हूँ, मुझे ढूँढ के निकाला जाए। क्योंकि मैं कभी कहीं खेल रहा होता था, कभी कहीं खेल रहा होता था। मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े बनते थे कि खेल-खेल के कपड़े ख़राब कर देता है तो इसके लिए शॉट के लिए दूसरे कपड़े रखे जाएँ। तो और फिर जब मेरी शूटिंग नहीं होती थी तो मैं रेगुलर स्कूल जाता था। मेरे अपने बिल्डिंग के फ्रेंड्स थे, मेरे अपने स्कूल के फ्रेंड्स थे, मेरे अपने फ़िल्म इंडस्ट्री के फ्रेंड्स थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है कि आई हैव लॉस्ट ऑन माय चाइल्डहुड। इनफैक्ट रिसेंटली सोशल मीडिया पे वो डांस क्लिप आपका वायरल हो रहा था। और क्या डांस मूव था! और वापस इतनी रिलेटेबिलिटी बढ़ गई थी। वो डांस मूव जो आपने किया एज अ चाइल्ड, कितने साल के थे आप उस वक्त? आई डोंट नो, ये अभी कैलकुलेट करना पड़ेगा। लव इन गोवा वाज़ द नेम ऑफ द फ़िल्म। मेरे ख़्याल से क्या होगा, मैं 10-11 साल का या ऐसे ही कुछ होगा शायद। लाइफ़ इज़ वेरी अनप्रेडिक्टेबल। लाइफ़ इज़ वेरी, यू नेवर नो कब कौन-सी चीज़ आपकी नोटिस हो जाए, कब कौन-सी चीज़ लोगों के सामने आ जाए। जब मैंने लव इन गोवा की थी, दैट टाइम द फ़िल्म डिडन्ट डू सो वेल। मयूर वाज़ द हीरो ऑफ दैट फ़िल्म। वो फ़िल्म का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया और वो फ़िल्म को लोग भूल भी चुके थे। अचानक मैं देख रहा हूँ कि ये इतना अच्छा, वो रील मैंने अपने वीडियो पे भी डाली तो मुझे भी 40 मिलियन के आसपास उस पर व्यूज़ आ गए। तो और मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों को उसमें क्या पसंद आया, वो कौन से मेरे स्टेप्स, कौन से मूव्स पसंद आए, बट गॉड हैज़ बीन काइंड। वो रील चल गई भई। पर वो डांस मूव जो आपने किया था वो रिहर्स्ड वाला था? नहीं, वो क्या हुआ था कि मुझे उनके जो फ़िल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे हर्ष कोहली, उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा है, तुम डांस करके दिखा रहे हो। उस वक़्त रॉकी फ़िल्म लगी थी। तो रॉकी संजू बाबा की? संजू बाबा वाली। तो उसके अंदर जो ऐसे-ऐसे वाला जो मैंने स्टेप किया है और वो ऐसे-ऐसे वाला, वो रॉकी फ़िल्म में आ देखे ज़रा जो गाना है उसमें संजय दत्त ने वो स्टेप किया था। तो मैंने भी उसको आगे-पीछे करके फिर ये वाला जो स्टेप मैं ये वाला जो मैं करता था, ये हम लोग वैसे भी डिस्को-विस्को में करते रहते थे। तो मैंने ये कुछ मिला-जुला के, अब क्योंकि डांस मास्टर था नहीं, तो तुम कर दो। तो मैंने भी मिला-जुला के मुझसे जो बेस्ट हो सकता था वो मैंने कर दिया। और उस वक़्त भी हाँ, ठीक है, वेरी गुड। उस वक़्त तो ये था कि हाँ, चलो सीन हो गया। और फ़िल्म भी आई और फ़िल्म भी हो गई, कहाँ हो गई किसी को पता नहीं चली। लेकिन अब रील ने काम कर दिया। अब एक तरीके से कमबैक ही हो गया। मान के चलिए 13 साल की उम्र तक अप्रोक्सीमेटली कितने फिल्में की होंगी आपने? तकरीबन 250। 250 फिल्म? जी। सितारों के नाम तो मैंने कुछ बोले थे बिगनिंग में, नहीं, आप भी आई हैव बता दीजिए। वर्क्ड विथ एवरीबॉडी। आई हैव वर्क्ड विथ एवरीबॉडी, ऑल द मेजर स्टार्स फ्रॉम अमित जी, उस वक़्त के अमित जी, धर्म जी, जीतू जी से लेकर अभी के जितने भी हैं, मतलब सलमान, सैफ, ये आई हैव वर्क्ड विथ एवरीबॉडी एंड अक्रॉस द बोर्ड। मतलब अगर मैंने अमित जी के साथ अगर मैंने मसाला फ़िल्में की है, तो मैंने अमोल पालेकर के साथ में चितचोर भी की है। नेशनल अवार्ड मिला आपको उसके नेशनल लिए? अवार्ड मिला मुझे चितचोर के लिए और मुझे फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला किताब के लिए, जो गुलज़ार भाई ने डायरेक्ट की थी। तो इफ आई वाज वर्किंग विद यश चोपड़ा एंड प्रमोद चक्रवर्ती, आई वाज आल्सो वर्किंग विद बासु चैटर्जी एंड गुलजार। आफ्टर आई ग्रू अप, इफ आई वाज वर्किंग विद डेविड धवन, आई वाज आल्सो वर्किंग विद अनुराग कश्यप। तो मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मैंने इरफान खान साहब के साथ में भी काम किया है, मैंने सलमान के साथ में भी काम किया है। तो अक्रॉस द बोर्ड मैंने हर किसी के साथ, और जो चीज़ें मुझे सीखने मिली है सबके साथ, वो बहुत कमाल है। आप वाकई में, जैसे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 1 लाख रुपए पर फिल्म
उस टाइम पे आपको मिलता था? जी, उस वक़्त मैंने लाख-लाख रुपए लिए हैं फ़िल्म के। अगर आज के कंपैरिज़न में अगर मैं बताऊँ तो उस ज़माने में बांद्रा में 1 लाख रुपए में 1 बेडरूम हॉल किचन मिल जाता था। तो मैंने उस वक़्त लाख-लाख रुपए लिए हैं। हाँ। और कितने दिन शूटिंग करते थे आप? कितने दिन होती थी? 15 दिन, 20 दिन? और उस टाइम का 1 लाख यस। आज के टाइम में कितना होता होगा? आज आप देख लीजिए बांद्रा में 3.5-4 करोड़ के नीचे कौन-सी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको? दिस इज़ सो एम्बैरेसिंग। क्या बात है भाई! माने लिटरली 4 करोड़ रुपए हाँ, उस टाइम के लिए अरे आपको मिलता था। गॉड हैज़ बीन काइंड, गॉड हैज़ बीन काइंड। व्हेन वाज गॉड अनकाइंड टू यू? वो सिचुएशन कब हुआ जब आप एक चाइल्ड स्टार बन गए, सब लोग आपका चेहरा पसंद करने लगे, ये है लड़का, होनहार है, अच्छा कर रहा है, एंड सडनली रोल्स जाने लग गए और काम नहीं मिला? एक तो वो फ़ेज़ आया जब मुझे वो 7 दिन मिली थी। वो 7 दिन मैं मानता हूँ कि एज़ अ चाइल्ड एक्टर मेरी वो लास्ट फ़िल्म थी। वो फ़िल्म अगर मुझे या तो 5-7 साल पहले मिल जाती या मुझे वो फ़िल्म 5-7 साल बाद मिल जाती, तो वो फ़िल्म मेरे लिए बहुत कमाल कर जाती है। वो 7 दिन का मेरा रोल आज भी लोगों को याद है, बट वो रॉन्ग टाइम पे मुझे मिली। वो मेरी लास्ट फ़िल्म थी एज़ अ चाइल्ड क्यों एक्टर। रॉन्ग टाइम कह रहे हैं आप? बिकॉज़ उसके बाद आई गॉट इनटू दैट एडोलेसेंट फ़ेज़। मेरी आवाज़ क्रैक होने लगी, नई-नई दाढ़ी मूंछ आ रहे थे। मतलब ना मैं बच्चों में था, ना मैं बड़ों में था। कैरेक्टर कौन-सा मिलता? मतलब ना मैं डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, गुंडा कुछ भी नहीं दिखता हूँ, ना मैं बच्चा दिख रहा था। तो वो एक फ़ेज़ था जब काम कम मिलने लगा। फिर उसके बाद फिर से बागी, साथी, दिल का क्या कसूर, फिर सीरियल्स मिलने लगी, तो देन फिर एक सेकंड फ़ेज़ मेरा शुरू हुआ। पर गैप कितने साल का था जब काम नहीं मिला आपको? 4 साल, 4-5 साल। 4-5 साल, हाँ। बिकॉज़ आई थिंक मैं 13th में था व्हेन आई डिड बागी एंड मैं 10th में था व्हेन आई डिड वो 7 दिन। क्या लोग ये कह रहे थे, अरे यार ये तो चाइल्ड स्टार था, अब खत्म हो गया, अब क्या करेगा? मैं है ना मेरी मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं ना गॉसिप्स का बहुत शिकार हुआ। अ लॉट ऑफ पीपल हू डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी, जो लोग मुझे जानते भी नहीं थे, जो मुझे पहचानते भी नहीं थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़, अरे वो तो ऐसा है, अरे वो तो ये करता है, अरे वो तो ड्रग्स लेता है, अरे तो और उस वक्त क्योंकि मीडिया इतना स्ट्रांग नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तो जो वर्ड ऑफ माउथ जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें हमारे ही दोस्तों ने, हमारे ही इंडस्ट्री के लोगों ने जो फैलाए, और फिर कोई कौन क्रॉस चेक करता है आज की तारीख में। तो उसकी वजह से उसका मैं बहुत शिकार हुआ ये था कि मुझे भट्ट साहब ने लिया था साथी फिल्म के लिए। उसमें मैं ड्रग एडिक्ट प्ले कर रहा था और उस फिल्म के लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड भी मिला। और उस वक्त लोगों ने मेरा वो काम भी बहुत पसंद किया था, ड्रग एडिक्ट का। अब पता नहीं कैसे क्या हुआ, मार्केट में ये चर्चा हो गई कि अरे ये ड्रग एडिक्ट का रोल इसलिए ये अच्छा कर पाया क्योंकि ये खुद भी ड्रग एडिक्ट है। उस फिल्म की तैयारी के लिए मुझे भट्ट साहब ने बहुत सारे ड्रग एडिक्ट से मिलवाया। मुझे डॉक्टर यूसुफ मर्चेंट जो ड्रग एडिक्ट्स को ठीक करते हैं, उनके साथ मैं कई बार गया, उनके डिस्पेंसरी पर गया मिलने के लिए, मेरे रोल को स्टडी करने के लिए। उन्होंने मुझे बुक दी, वो बुक मैं पढ़ता था। तो लोगों में ये आया, अरे ये तो ड्रग ले रहा है, अरे वो डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, और ये है तो ड्रग रिहैबिलिटेशन में जा। तो मेरे खिलाफ बहुत, अरे ये तो लड़कियों के चक्कर में फंस गया, अरे ये तो शराबी हो गया, एंड नोबडी ट्राइड टू क्रॉस चेक एंड यस वर्क ड्राइड अप। एंड लेकिन उसके बाद फिर जब जैसे जैसे काम मिलता गया, नाउ पीपल नो दैट, तो फिर नो रिग्रेट्स। मैंने जैसे कहा कि एवरीथिंग इज डेस्टिनी, एंड जब जब जो जो होना है वो होता है। ये कौन लोग थे जो आपके बारे में ये सारी चीजें फैला रहे थे? को एक्टर्स थे? कौन थे? क्योंकि कोई तो जलता होगा ये सब बोलने के लिए, राइट? नहीं, कई बार क्या होता है, आई डोंट ब्लेम एनीवन कि ठीक है, कई बार लोग बातें कर जाते हैं, उसका रिपरकशन क्या होगा ये सोचे बिना। कई बार लोग सिर्फ आपके साथ एंगेज होने के लिए कुछ बात कर देते हैं। कई बार आपके अंदर घुसने के लिए, आपकी चमचागिरी करने के लिए किसी की बुराई कर देते हैं, ताकि मैं किसी की बुराई करूं, ताकि मैं आपके सामने अच्छा हो जाऊं, ताकि आपके साथ मेरे रिलेशन अच्छे हो जाए। तो वो लोग अपने उनके जो भी रीजंस रहे होंगे, बट हाँ, सफर किया। अब आप कह रहे हो कि चलो उस वक्त उनके रीजंस कुछ होंगे वगैरह वगैरह, बट अगर मैं अपने बारे में सुनूं
जैसे मैं स्मोक भी नहीं करता, और अगर कोई मुझे बोल देता कि सिगरेट कर स्मोक करता है, हालांकि किसी ने बोला नहीं है, इट वुड हर्ट मी, क्योंकि जिंदगी भर सिद्धार्थ कन्नन ने अपने लाइफ में सिगरेट छुआ नहीं है। यहां पे एक लड़का जो मेहनत कर रहा है, बहुत चीजें आपने सैक्रिफाइस भी की होंगी, लेट्स फेस इट। आप बोल रहे हैं मार्बल्स के साथ सेट पे खेल रहे थे, आई अंडरस्टैंड, आपने सैक्रिफाइस की। और फिर एक थप्पा की ड्रग एडिक्ट है, वुमनाइजर है, दारू पी के पड़ा रहता है, वो आपको लगा होगा यार। अरे वो आप उस जमाने की बात कर रहे हो, मैं आपको अभी भी बताता हूँ। अभी अभी कुछ दिनों पहले की बात है। मेरे एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि चितचोर के बारे में किसी ने मुझसे पूछा कि आपको चितचोर कैसे मिली। तो मैंने कहा कि जब मैं चितचोर कर रहा था तब मेरा पीक पीरियड चल रहा। मेरे एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि जब चितचोर मुझे मिला तो मेरा पीक पीरियड चल रहा था, मैं बहुत काम कर रहा था और मैं बहुत पैसा मांगता था उस वक्त। मुझे राजश्री प्रोडक्शन से कॉल आया कि पंचगिनी में एक फिल्म बन रही है और ये अमोल पालेकर जरिए और बासु चैटर्जी डायरेक्टर है, और मेरी माँ सब डील करती थी पैसों को लेकर। तो हम गए मिलने के लिए। उन्होंने कहा कि एक तो 40 दिन के लिए एक साथ जाना है पंचगिनी, विच वॉज इम्पॉसिबल। मेरे पास उतनी डेट ही नहीं थी कि मैं 40 दिन एक साथ दे दूं। दूसरा, पैसा बहुत कम था। तो मेरी माँ ने मना कर दिया। माई मदर सेड, हु इज द हीरो? अमोल पालेकर। कौन अमोल पालेकर? अमोल पालेकर वॉज नो बडी। जरीना वहाब की स्टार्टिंग का वो था। तो जैसे कि नहीं नहीं, माई मदर सेड नो, वी विल नॉट बी एबल टू डू। एक तो पैसा बहुत कम है और इतनी डेट्स भी नहीं है हमारे पास। देन बासु चैटर्जी सेड कि नहीं, मुझे यही बच्चा चाहिए। फिर अल्टीमेटली पैसों को लेकर बात हुई एंड डेट्स एडजस्ट हुई कि मैं पंचगनी जाता था, बॉम्बे आता था, पंचगनी जाता था, डेटें एडजस्ट करता रहता था। ये बात मैंने अपने एक इंटरव्यू में कही, ठीक है। तो मैं जब सेट पे गया तो वहां पर उनको पता चल गया कि भाई मैंने अमोल पालेकर के साथ काम करने के लिए मना कर दिया था। तो वहां पर भी थोड़े दिन के लिए अमोल जी जो थे थोड़े से खींचे हुए थे, जरीना जी थोड़ी खींची हुई थी। ये सारी बातें मैंने मेरी इंटरव्यू में की। इस बात को मिस इंटरप्रेट करके, उसको मसाला लगाकर, उसको अपनी तरफ से एक्स्ट्रा चीजें डालकर किसी ने यूट्यूब पर वीडियो डाली कि मास्टर राजू का घमंड उसे ले डूबा। घमंडी था मास्टर राजू और घमंड की वजह से ये हुआ वो हुआ और आज उसके पास काम नहीं है। वही इंटरव्यू की क्लिप, और अंदर यही है कि उसके पास टाइम नहीं था, वो तो बहुत पैसे मांगता था, ये था। और वो मिलियंस ऑफ व्यूज है उस वीडियो के। और मुझे महीने में 2 बार तो कोई ना कोई वो वीडियो फॉरवर्ड करता है कि यार तुम्हारे बारे में ये वीडियो चल रहा है, तुम्हारे बारे में ये वीडियो चल रहा है, और कोई क्रॉस चेक नहीं कर रहा है। मिलियंस ऑफ व्यूज है और लोग उसको बिलीव कर रहे हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, वही यूट्यूब चैनल वालों ने मुझे कॉल किया कि हम आपका एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं। ऐसे ना, आप किस मुंह से आ रहे हो मेरे पास कि मैं अपना, आप लोगों ने इतना गंदा वीडियो डाला है मेरा, विदाउट आस्किंग मी, विदाउट कंसल्टिंग मी, विदाउट फाइंडिंग द फैक्ट्स। आप लोगों ने ऐसा गंदा वीडियो डाला और मेरे बारे में उल्टा सिया। नाउ यू वांट मी टू कम टू योर चैनल फॉर अ पॉडकास्ट। तो दैट लेडी इज टेलिंग मी कि नहीं नहीं, आप फिर अपनी साइड दीजिए ना, आप क्लैरिफाई कीजिए, यू कम एंड से योर साइड ऑफ द स्टोरी। मतलब आप लोग की हिम्मत कैसे हो जाती है यार इतनी बदतमीजी करने की? अब बताइए, एक रेगुलर चैनल है और इतने लोग देख रहे, किसी ने उल्टा सीधा डाल दिया मेरे बारे में, मैं क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए। तो इस तरीके से मैं शिकार होता आया उन चीजों के। काम कम क्यों हो गया है? काम कम क्यों हो गया है? मैं ना लाउड नेगेटिव रोल भी कर सकता हूं, और मैं लाउड कॉमेडी भी कर सकता हूं, और मैं अंडर प्ले भी कर सकता हूं। इतना कम आवाज में मैं डायलॉग बोलूंगा आपको सुनाई भी नहीं देगा, और मैं इमोशनल रोल्स भी कर सकता हूं। सो कहने का तात्पर्य यह है कि आई एम द रॉन्ग पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन। ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके पास काम कम क्यों है, ये सवाल आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स को पूछना चाहिए, सो कॉल्ड चैनल के क्रिएटिव हेड्स को पूछना चाहिए, ईपीस को पूछना चाहिए, डायरेक्टर्स को पूछना चाहिए कि भाई राजू को कास्ट क्यों नहीं कर रहे। मैं तो सारे रोल कर पाता हूं, मैं तो लाउड नेगेटिव भी कर लूंगा, कॉमेडी भी कर लूंगा, इमोशनल भी कर लूंगा, अंडर प्ले भी कर लूंगा, मैं गुजराती एक्सेंट में हिंदी बोल लूंगा, मैं भोजपुरी एक्सेंट में हिंदी बोल लूंगा, मैं बैंड्रा के कैथलिक एक्सेंट में हिंदी बोल लूंगा, मैं अलग अलग एक्टरों की मिमिक्री कर लूंगा। अभी जो मेरा सीरियल ऑन एयर है उसमें मैं एक पारसी बना हूं, लाउड कॉमेडी कर रहा हूं। मैंने नारद किया है, मैंने 10 साल नारद का रोल किया है, मेरा तलफ़ुज़ बहुत क्लियर है, अभी भी ठीक ठाक दिखता हूँ।
मेरा एक्टिंग का टाइमिंग मिस नहीं हुआ है, तो मैं अपने आप को दोष नहीं दे रहा हूँ कि मेरे पास काम कम क्यों है, मेरे पास, मैं तो अपनी जगह ठीक हूँ, आई एम नॉट एट फॉल्ट। एक होता है ना कई बार लोगों को लगता है अरे मैंने ही मेंटेन नहीं किया, अरे मेरी जबान क्लियर नहीं, अरे मैं अजीब हो गया हूँ, या मैं इररेलेवेंट हो गया। मैं तो अपनी कोशिश करता रहता हूँ, लोगों को मिलता रहता हूँ, ऑडिशन देता रहता हूँ, जो नेटवर्किंग होती है वो मैं करता रहता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अब काम कम क्यों है, ये आपको आपके पॉडकास्ट में या आपको पूछना चाहिए, मुकेश छाबड़ा जी को, या जो भी दूसरे शानू हैं जो YRF में हैं, या ये जो बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, क्रिएटिव हेड्स हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, आपको इनको पूछना चाहिए। आई हैव नो आंसर। पर आपने एनालाइज तो किया होगा ना राजू भाई? मेरे पास जवाब ही नहीं है इसका। मुझे जो भी काम मिलता है मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करता हूँ। मैं आपको यहाँ तक बताऊँ कि जब हमारा ये पॉडकास्ट होना था ना, मैं इसके पहले, मैंने यहाँ पे आने से पहले मैंने आपके 4-5 इंटरव्यूज़ देखे कि मैं एक तैयारी करके जाऊँ कि इस पॉडकास्ट का मूड क्या होता है, कि क्या नेगेटिव जोन में जाता है, या ये कई है ना वो समदीश और ये जो बाकी के लोग हैं जो गेस्ट को बुलाकर उनकी बेइज्जती करते हैं और बहुत ही कैजुअल टाइप से कुछ बात करते हैं, तो ये वैसा मूड है, या ये कोई ट्रोलिंग करेंगे, या ये क्या। तो मेरा सीरियसनेस ये है कि मैं एक पॉडकास्ट के लिए भी आता हूं ना, तो मैं उसकी तैयारी करके आता हूं कि ये पॉडकास्ट किस जोन का है, ये चैनल किस जोन का है, सिद्धार्थ कन्नन का जो कंटेंट है वो क्या जोन में जाता है, मैं इतनी तैयारी करके आता हूं। तो मेरी सीरियसनेस में कुछ कमी नहीं है, मेरा डेडिकेशन वैसा ही है, चाहे वो फिल्म हो, चाहे इवेंट हो, चाहे सीरियल हो, चाहे एक पॉडकास्ट हो। आप इंडस्ट्री में इतने साल रहे तो आपको बहुत रिस्पेक्ट भी मिला है। क्या ये जनरेशन वाले लोग जो जानते नहीं आपने कितना काम किया है, आपका वजूद कितना है, वो आपको डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं? डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, कास्टिंग एजेंट्स हो? यस 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 यस, बट आई डोंट ब्लेम देम। क्या है, एक लड़का है जिसकी उम्र ही 25 साल है, एक कास्टिंग डायरेक्टर है, उसकी उम्र ही 25 साल, एक क्रिएटिव हेड किसी चैनल में बैठी है, उसकी 20-22 साल, वो मास कॉम करके आई है। मैंने मेरी लास्ट फिल्म की थी वो 7 दिन, जो मेरा मास्टर राजू वाला जो फेस था, तब वो पैदा भी नहीं हुई होगी। तो अगर वो मुझे नहीं पहचानती है, इसमें मैं उसको ब्लेम नहीं करता। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। CID सीरियल आता था सोनी पर, उसका मैंने बहुत एपिसोड्स किए, बहुत काम किया मैंने उसके लिए, और नेगेटिव रोल्स कभी भी अच्छा हो वो लोग मुझे बुलाते थे। मुझे CID कैसे मिला? CID के कास्टिंग के लिए मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया गया एक एपिसोड के लिए। मैंने वो एपिसोड की मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में मैं पास हो गया, मुझे EP से मिलवाया, आपको ब्रीफ कर देंगे इस रोल के लिए। अब वो वही बच्चे टाइप का था, 3-4 लोग और खड़े थे एक्टर्स। तो उसने मुझसे पूछा, उसने मुझे बोला कि अरे वो तुम्हारे रोल में लाइंस वाइंस हैं, डायलॉग वायलॉग है, बोल लोगे ना? उसने मुझसे पूछा। तो बाकी के जो लोग थे जो मुझे उसमें से पहचानते थे, वो लोग मेरी तरफ देखे कि ये क्या बोलेगा अभी। तो मैंने कहा हाँ हाँ सर, हाँ मैं बोल लूँगा, मेरा ये जवाब था। मैं आपको मेरा डेडिकेशन बता रहा हूँ। मैं चाहता तो उसको झाड़ भी सकता था कि तू पैदा भी नहीं होगा, तो मैं नेशनल अवार्ड लेके बैठा हूँ, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं आपको मेरी मेंटालिटी बता रहा हूँ, मेरा अप्रोच बता रहा हूँ टुवर्ड्स माय वर्क। तो मैंने उसको बोला कि हाँ हाँ सर, हाँ मैं कर लूँगा। देन ही आस्क्ड मी, तुम्हारे पास सिंटा का कार्ड तो है ना? अब मेरे पास सिंटा का कार्ड है ना 1973 से है, मैं उसको ये बोल सकता था। मैंने उसको बोला हाँ हाँ सर, मेरे पास सिंटा का कार्ड भी है। ठीक है, तो तुमको आ जाएगा। अब मैं जैसे नीचे उतरा, मेरे पीछे पीछे वो कुछ और भी एक्टर थे, वो लोग नीचे उतरे। उसमें से एक लड़की ने मुझसे कहा कि वो आदमी इतना बदतमीजी कर रहा था आपके साथ, आपको उसने ऐसा पूछा कि लाइन बोल पाओगे कि नहीं, और सिंटा का तुम्हारे पास, आपने उसको जवाब नहीं दिया सामने, आपने उसको बोला नहीं कि आप कौन हो। मेरा जवाब यही था कि उसकी उम्र नहीं है, वो नहीं पहचानेगा मुझे, और क्या जरूरत है कि मैं उससे झगड़ा करूं या उसको टॉन्ट करूं। नतीजा ये निकलेगा कि कल कोई दूसरा एक्टर शूटिंग कर रहा होगा, किसी और को कास्ट कर लेंगे। तो
ठीक है, अगर वो मुझे नहीं पहचानता है, हाउ डज इट मैटर? मैं उसको थोड़ी बताऊंगा, ठीक है मैंने, और उसके बाद मैंने कई सालों तक मैंने रेगुलर सीआईडी सीरियल करता रहा, मैं रेगुलर में काम कर रहा था वहां पर, कितने एपिसोड्स मैंने किए सीआईडी के। अगर मैं उस वक्त उस आदमी को झाड़ देता तो मेरी सीआईडी कभी मैं सीरियल कर ही नहीं पाता। ऐसे कई किस्से हुए मेरे साथ। कई बार मुझे ऑडिशन आता है कि एक ऑडिशन है, आप बस में खड़े हो और आपको पीछे से धक्का लगता है और आप ऐसे चिढ़कर ऐसा पीछे देखते हो। मैं बोले ये जो मैं चिढ़ के पीछे जो देखना है ना, ये मैं आपको 5 तरीके से करके दिखा सकता हूं। इसमें क्या ऑडिशन ले रहे हैं आप मेरा? या आप एक आइसक्रीम खा रहे हैं, आपको आइसक्रीम खाकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप क्या ऑडिशन ले रहे हो इसमें मेरा? लेकिन मैं ऐसा बोलता नहीं हूं। जो ऑडिशन मांगते हैं मैं पूरी ईमानदारी के साथ जितना मुझे आता है, जितने वेरिएशन मेरे पास है, मैं वो ऑडिशन भेज देता हूं। अब आप ही मुझे बताइए ना, अगर मैं आपको बोलूं कि एक जगह आपको वॉइसिंग करनी है, जरा आप अपना आप कर पाओगे ना? तो आपको लगेगा अरे मेरे पास 2 रास्ते हैं भाई, या तो मैं इसको झाड़ दूं या तो मैं अपना ऑडिशन भेज दूं और काम पकड़ूं। तो मैंने अपने ईगो को साइड में रखा और मैंने हमेशा काम पे ध्यान दिया, काम पे केंद्रित रहा। आपका लोएस्ट इमोशनल फेज क्या रहा है? Oh, my life has been full of ups and downs. So there was never a permanent low and there was never a permanent high. काम आता है, अब एक्टर है, फ्रीलांसर हैं, तो कई बार महीनों घर पे भी बैठना पड़ता है और कई बार कई दिन तक घर जाने भी नहीं मिलता है। जैसे बचपन में मेरा टाइम था जब मैं बॉम्बे में होता था मगर घर नहीं जाता था। मतलब मैं चेन्नई से आ रहा हूँ, एयरपोर्ट से सीधा लोकेशन गया शूटिंग की, रात की फ्लाइट से हैदराबाद गया दूसरी शूटिंग के बॉम्बे। तो वैसा भी टाइम रहा है और वैसा भी टाइम रहा है कि मैं फ़ोन उठा के देखता हूँ भाई फ़ोन तो चालू है ना, किसी का फ़ोन नहीं आ रहा है, या मेरा मोबाइल में भाई बंद तो नहीं हो गया यार, आज फ़ोन ही नहीं आया किसी का। तो इट हैज़ बीन अप्स एंड डाउन्स। अगर मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं नारद का रोल कर रहा था तो उस वक्त बहुत सारे माइथोलॉजिकल शोज़ एक साथ आ रहे हैं। पहले क्या होता था, एक ही हनुमान जी होते थे, एक ही राम जी होते थे, एक ही नारद होते थे। तो उसमें बहुत सारे टी सीरीज़ का भी अपना माइथो था, धीरज जी का भी था, संजय खान जी का भी था और भी लोगों का। तो बहुत सारे हनुमान, बहुत सारे राम जी, बहुत सारे नारद मार्केट में थे। तो नवभारत टाइम्स ने एक सर्वे किया कि कौन सी सीरियल का आपको कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है। तो ऑल इंडिया से सब लोगों ने जय हनुमान के नारद के बारे में कहा कि हमको राजू बेस्ट नारद लगता है। मतलब हमको पहले जीवन साहब जो थे वो हमको याद है, या फिर हम आज भी आप मेरे कमेंट्स आप देख लीजिए नीचे, नारायण नारायण, अरे नारद जी, आज भी, जबकि कितने पहले की है, तो आज भी लोग मुझे उसके लिए याद रखते हैं। तो वो जो हाई था उस वक्त का, वो हाई अब तक चला आ रहा है। और जो लोएस्ट फेज की अगर आप बात करें, ऐसे भी बहुत सारे किस्से मैं बता सकता हूँ। एक मेरा लो पीरियड चल रहा था, लो फेज चल रहा था। तो मेरा एक दोस्त था, वो पहले एक्टर था, उसने फिल्म स्टार्ट की। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने बोला यार बॉस लो फेज चल रहा है एंड 3-4 मंथ्स अपन ने कैमरा फेस नहीं किया है एंड आई वॉन्ट टू वर्क एंड आई वॉन्ट मनी। तो उसने बोला यार ठीक है मैं तेरे को बताता हूँ। ही गेव मी अ रोल जिसमें डायलॉग ही नहीं था। तो उसने मेरे को बोला देख ये रोल, इसमें डायलॉग नहीं है लेकिन 5-6 दिन का काम है। मैंने कहा ठीक है यार मैं कर लूँगा। उसमें जूही चावला और मकरंद देश पांडे और भी लोग थे। तो जूही चावला के असिस्टेंट का रोल है। मैंने बोला ठीक है मैं करूँगा। और वाकई में कोई डायलॉग, मैंने बोला सेट पे जाके मैं कुछ इम्प्रोवाइज़ कर लूँगा, कुछ अपनी लाइन डाल दूंगा, बीच में कुछ करूँगा। वो मुझे मौका भी नहीं दिया उसने कुछ बोलने का, मैं पीछे खड़ा रहा। एंड बेस्ट पार्ट, उसने मुझे उस फिल्म के कितने पैसे दिए होंगे मालूम नहीं, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये? 1 पैसा भी नहीं दिया। और फिल्म की शूटिंग के दौरान, फिल्म के बाद, रिलीज के दौरान, रिलीज के बाद मैं फॉलोअप पर बोला यार मैंने तेरे को फ़ोन इसलिए किया था कि आई नीडेड मनी एंड आई नीडेड वर्क एंड तूने मुझे रोल भी बहुत ख़राब दिया और पैसे भी नहीं दिए। तो
तो ये भी एक लो फेज होता है जब अपने ही दोस्त टांग दे देते हैं, तो ऐसा भी हुआ है। बट आई टेक एवरीथिंग इन माई स्ट्राइड एंड आई एम अ वेरी पॉजिटिव मैन। कुछ नहीं है, अच्छा टाइम होता है, बुरा टाइम होता है, फिर अच्छा टाइम आएगा, फिर बुरा टाइम आएगा। पर भाई ये बताओ कि आप एक बैकग्राउंड से आते हो जहाँ आप मिडिल क्लास से ऊपर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे आपके पिताजी, तो ये फाइनेंशियल क्राइसिस कब आया आपकी लाइफ में? नहीं, फाइनेंशियल क्राइसिस कभी भी नहीं आया। आपने कहा अभी भी आपको पैसे की जरूरत थी। पैसे की जरूरत है मीन्स आप अभी अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं तोड़ोगे ना, आप अपने फ्लैट से अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचोगे ना, तो वो तो था अपनी जगह पे। एंड दिस, ये मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, ये जो वाला जो किस्सा हुआ ये बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, पिछले कुछ सालों में। एंड जो मेरे फादर ने भी जो मेरी इन्वेस्टमेंट्स की है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इतना सब कुछ सेट है कि इवन इफ आई डोंट वर्क देयर विल बी नो इश्यू। आई एम सो ग्लैड टू हियर दैट भाई। अगर काम नहीं भी है तो किचन, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, कपड़े, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज बीइंग लुक्ड आफ्टर। उतना अपना सेट है मामला। लोगों में एक है कि अरे काम कम है, अरे दिखता नहीं है, अरे बेचारा, अरे कैसे तो लेकिन मैं तो हर जगह बोलता हूँ भाई मुझ पे तरस मत खाओ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, बहुत अच्छा हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रहा हूँ। और जो भी काम मुझे ऑफ़र होता है उसमें से जो मुझे बेस्ट लगता है उसको मैं चूज़ करता हूँ और अपना काम करता हूँ। तो मुझ पे तरस मत खाइए, मैं बहुत खुश हूँ लाइफ में, अच्छा पैसा है अपने पास। मोहन चोटी जी जो एक बहुत नामचीन कॉमेडियन रहे हैं, असरानी साहब, आपने कहीं कहा था कि इन दोनों ने जिंदगी में सेम गलती की है। जी। वो कौन सी गलती है? आपने भी स्टडी किया है मुझे बुलाने के पहले। सर कुंडली लेके आते हैं इसमें हम, बहुत मेहनत करती है मेरी टीम और हम सच्चे दिल से, क्योंकि हर इंसान हमारे लिए इस कुर्सी में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। करेक्ट है। इसलिए अगर मैं आप पे रिसर्च ना करूं तो वो डिसरिस्पेक्ट हुआ आपकी ओर। मुझे ना ये पॉडकास्ट वालों के साथ में ये शिकायत हमेशा रहती है, वो इतने घिसे पिटे सवाल पूछते हैं ना, पहली फिल्म आपको कैसे मिली, कौन से एक्टर के साथ काम करने में आपको मजा आया। अभी यार ये क्या पूछ रहे हैं, अभी आपके ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हो ना अच्छे सवाल, इसलिए मैं आपके पॉडकास्ट में आना चाहता थैंक यू भाई। वो क्या गलती थी? हूँ। एक तो उन लोगों ने प्रोडक्शन करने की गलती की, जो उल्टा पड़ गया उन लोगों के लिए, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सैडनेस एंड दुख जो उनको मिला अपने ही लोगों से। प्रोडक्शन की गलती की उन्होंने। देखिए यहाँ पर क्या है, रिलेशन अपनी जगह है बट हर किसी का अपना एक करियर है। और आप चाहे कोई भी इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएं, चाहे पॉलिटिक्स में चले जाएं, बिजनेस में चले जाएं, दोस्ती अपनी जगह है, मगर आदमी अपना करियर या अपना नुकसान नहीं करेगा। तो अगर वो लोग ये सोच रहे थे कि हम किसी बड़े एक्टर को ले आएंगे, तो वो उनकी गलतफहमी थी। आज अगर मैं सलमान को मैं बोलूँ सलमान मेरा दोस्त है और मैं सलमान को बोलूँ मैं एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि सलमान हाँ बोलेगा, वो नहीं होने वाला है। दोस्ती अपनी जगह है लेकिन वो मेरे लिए फिल्म नहीं कर, और मैं अगर ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ तो मैं बेवकूफ़ हूँ। तो वो गलती उन्होंने की जो मुझे ये मेरा ओपिनियन है कि मुझे लगता है उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। ये आप कह रहे हैं, जो आपकी बातों से मुझे समझ आया कि असरानी जी जब खुद का फिल्म बनाना चाहते थे एज अ प्रोड्यूसर, कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। हाँ, उनकी फिल्म में सब लोगों ने आके गेस्ट अपीयरेंस किया, एक एक दिन का काम करके गए, 2-2 सीन करके गए, मगर उनकी फिल्म को किसी ने बैक नहीं किया। मतलब एक मेजर रोल में कोई बड़ा एक्टर, धर्म जी, हेमा जी, ये वो सब केमियोज करके गए थे। वैसे मोहन चोटी साहब ने आपको इंसल्ट किया था क्या? नहीं, इंसल्ट नहीं किया था, इंसल्ट नहीं किया था। हुआ ये था कि एक इवेंट के लिए मैंने उनसे बात किया। मेरा इवेंट का एक रेगुलर मेरा काम कई सालों से चल रहा है, जहाँ पर मैं सेलिब्रिटीज़ को भेजता हूँ इवेंट्स के लिए। वो मेरा एक रेगुलर और अच्छा खासा एस्टेब्लिश्ड काम है, तो वो उस ज़माने से चल रहा है। तो एक इवेंट के लिए मैं मोहन चोटी जी, मतलब होता नहीं कि यार कौन हो सकता है इस बजट में, तो अपने 2-4 नाम ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये एक्टर और मोहन चोटी, 2-3 एक्टरों में एक मोहन चोटी जी भी थे। तो वो तो एक्टर फाइनल हो गए। अब जब मैं मोहन चोटी जी से मैंने बात की कि ये डेट है, ये शहर है और हमको जाना है इवेंट के लिए, पैसा, उन्होंने मुझे पैसा बताया, मैंने सामने ऑर्गेनाइजर को बताया, उन्होंने येस किया। अब उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, ऑनलाइन बैंकिंग नहीं थी, आउटस्टेशन चेक आपके अकाउंट में आने को 15 दिन लगते थे, उस ज़माने की बात।
तो बाय द टाइम पैसा मेरे अकाउंट में आया, मैं लेकर मोहन चोट, उस ज़माने में एसटीडी लगाना पड़ता था, तो मैं जब चोटी साहब के पास गया तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है। अब उस ज़माने में कम्युनिकेशन इतना नहीं होता है, आप ट्रंक कॉल बुक करोगे, और एसटीडी भी नहीं था उस ज़माने में, मतलब आप ट्रंक कॉल कर रहे हो, आप उस शहर में उनको बोल रहे हो कि यार इन्होंने मना कर दिया, और ये ऐसी सारी और मैं भी ताज्जुब कि हुआ क्या चोटी साहब, आपने हाँ बोला, मैंने ऑर्गेनाइज़र को बोल दिया कि हाँ, उन्होंने मुझे पैसा भेज दिया, मैं पैसा लेकर आपके पास आया हूँ और आप मना कर रहे हो। नहीं, नहीं, मुझे नहीं करना है, मैं नहीं आऊँगा। फिर मैं आ गया, उनके घर से उतरा, और मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। ठीक है, हर किसी का अपना एक टेम्परामेंट, या हो सकता है वो उनकी डेट फ्री नहीं होंगी, या उनको ज़्यादा पैसे चाहिए, आई डोंट नो। मैं फिर वो पूछने के वो डिटेल में गया भी नहीं। मैंने दूसरे, जैसे कि मैंने कहा, मैं हमेशा बहुत पॉजिटिवली सोचता हूँ। मैंने फिर पॉजिटिवली सोचा, दूसरा एक और एक्टर फाइनल करके दिया, और दूसरे एक्टर को भेज दिया मैंने। तो बात वहाँ ख़त्म हो गई। लेकिन फिर उसके बाद जो मुझे लगा कि कहीं जाके कुछ तो डिस्टर्बेंस होगा, या पता नहीं क्या। 1972 में आपने बावर्ची की थी। हाँ। उस फिल्म के शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना और जया बहादुरी के बीच में फाइट हुआ था। हाँ। हुआ एग्जैक्टली क्या था भाई? मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली ऐसा ही है, लेकिन ऐसा कुछ, मतलब देयर वाज एन आर्ग्यूमेंट, और ऐसा, और शूटिंग भी रुक गई थी, और ऐसा हुआ था। बट क्योंकि बावर्ची बहुत पुरानी फिल्म है, लेकिन ये मुझे पता है कि ऐसा कुछ हुआ था। एंड देन लेटर ऑन पीपल टोल्ड मी, माय मदर टोल्ड मी, क्या हुआ बेसिकली वो अमित जी को लेकर ही था, बिकॉज जया जी वॉज फ्रेंडली विद अमित जी, एंड अमित जी ऋषिदा के भी करीब थे, उनके साथ फिल्म कर रहे थे। एंड काका जी का अपना एक प्रॉब्लम था। क्या कि प्रॉब्लम था? वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे वो नहीं चाहते थे रिप्लेस कर लें कोई उनको, और अमित जी बहुत फोर्स से आ रहे थे, तो जया जी को ही उन्होंने बोला अमित जी के खिलाफ, और वहीं पे उनका झगड़ा हुआ और शूटिंग रुकी। काका जी के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि एक किस्सा मैंने कहीं सुना कि अक्षय आया उनके घर पे, एंड काका जी ऊपर कहीं पर थे अपने किसी कमरे में, किसी ने उनसे कहा कि अक्षय आया है। तो काका जी ने कहा कि मैं उसका ससुर हूं, वो मेरा ससुर नहीं है, वो आएगा मेरे पास, मैं क्यों जाऊं। बताता हूं, उनका एक सीरियल था आधा सच आधा झूठ, उसमें मैं डायरेक्शन टीम में था। तो काका जी के ऑफिस आना जाना, उनसे मिलना, उनसे बातें करना, ही रिफ्यूज टू रिकग्नाइज मी, वो पहचानते ही नहीं थे। तकरीबन साल भर मैंने उनके लिए काम किया था। तो कुछ बात हुई ऐसा, तो उन्होंने मुझे कहा कि अरे राजू सुन, ये ऐसा ऐसा ऐसा। तो मैंने कहा अरे काका जी को मेरा नाम पता है। अच्छा, उन्होंने बोला राजू। तो मैंने डायरेक्टर को बोला कि यार काका जी ने पहचाना मुझे। तो डायरेक्टर ने मुझे कहा कि हाँ वो पहचानते हैं तुझे, तेरे बारे में बात किया उन्होंने कि इसने बचपन में मेरे साथ काम किया है, ये, बट ही नेवर शोड इट टू मी। ये उनका कुछ था, वो आई डोंट नो, वो उनके दिमाग में क्या चीजें चलती थी कि मैं क्यों इसको बताऊं, या मैं क्यों इसको प्यार से बात करूं, या मैं क्यों इसको इज्जत दूं, या ऐसा पता नहीं क्या। लेकिन बहुत सारी चीजें आपको भी गूगल से पता चली जाएगी काका जी के बारे में। तो काका जी ने अमित सिंह के खिलाफ कुछ कहा था जया जी को सेट पे, जी जी जिसकी वजह से जया जी अपसेट हो गई थी। जी जी जी। उन्होंने वही कहा था कि तुम कहाँ से दोस्ती कर रही हो, इसका क्या होने वाला है, एंड आई एम राजेश खन्ना, ये सारी चीज़ें। अब वो बात शायद छोटी हुई होगी साल में लोगों से होते होते बात अब बढ़ा चढ़ा के भी बताई जा रही है, लेकिन किस्सा हुआ तो था। शूटिंग रुकी थी, कुछ बात हुई थी, जया जी चली गई थी मेकअप रूम में, फिर आई थी, और ये किस्सा हुआ तो था। उसके बाद जया जी ने कभी राजेश खन्ना साहब के साथ काम नहीं किया शायद, हाँ, उसके बाद नहीं काम किया। डंके की चोट जो मैं समझ चुका हूं, क्या राजेश खन्ना साहब अमिताभ बच्चन से जेलस थे? वो सिर्फ अमित जी को लेकर नहीं, जैसे मैंने कहा ना, वो रिप्लेस नहीं होना चाहते थे। अगर अमित जी की जगह कोई और भी होता तो काका जी का रिएक्शन यही होता। हु वुड वांट, ही वाज सच अ बिग सुपरस्टार। अब हर आदमी तो मेरी तरह हर चीज को पॉजिटिवली नहीं लेगा ना, जैसे मैं तो हर चीज को पॉजिटिवली लेकर चल मुसाफिर चल। अपना तो यही है, चलो नया काम पकड़ो, नया प्रोजेक्ट लो, नेगेटिव क्या होना। अब वो है उनके अंदर, वो था कि आई एम बीइंग रिप्लेस्ड, एक आदमी आ रहा है
चीज़ें बदल रही है, मैं रोमांटिक हीरो था, एक्शन जॉनर आ रहा है, इनसिक्योरिटी है। अब एक ज़मान मैं बोल रहा हूँ काका जी से बड़ा सुपरस्टार कौन था मुझे बताइए? आज भी कौन है उनसे बड़ा सुपरस्टार? कौन से बड़े एक्टर की कार को चूम रही है लड़कियां? कौन से बड़े एक्टर के शादी पे आत्महत्या कर रही है लड़कियां? वो टाइम था काका जी का, एनीबॉडी आई थिंक, एंड आई डोंट ब्लेम काका जी। वो जमाना और वो टाइम देखा, ही डिडंट वांट टू लूज इट। यही उनका। तो जब जया जी और राजेश खन्ना वापस शूटिंग करने लगे ये झगड़े के बाद, उनका बॉन्ड ठीक था क्या? तब भी आपको नोटिस हो रहा था कुछ तो अभी तक नहीं, ठीक आई वॉज नहीं वेरी यंग, फ्रैंकली स्पीकिंग आई वॉज वेरी यंग टू अंडरस्टैंड ऑल दिस। बट वो रहा ही होगा क्योंकि जया जी ने उसके बाद फिर काम नहीं किया उनके साथ। हुआ? 1975 में आपने फरार की थी बच्चन साहब के जी साथ। जी 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 जी। मैंने सुना है कि बच्चन साहब आपके लिए वेट करते थे सेट्स। अरे दिस इज सो ह्यूमिलिएटिंग। ये कई बार मुझे बहुत शर्म आती है यार ये सवाल का जवाब देते हुए। दिस इज सो एम्बैरेसिंग यार। उस वक्त कैसा था, मास्टर राजू चल रहा था और मैं ना टैक्सी में कपड़े बदलता था। ये हालत थी कि ये एक सेट से दूसरे सेट भाग रहा हूँ, दूसरे सेट से तीसरे सेट भाग रहा हूँ, कपड़े बदलने के टाइम नहीं, मैं यहाँ शॉट दे रहा हूँ जब तक टैक्सी बुलाई गई, टैक्सी वेटिंग है, जैसा मेरा सीन खत्म हुआ मैं टैक्सी में बैठा दूसरी शूटिंग पहुँच रहा हूँ, बॉम्बे में हूँ मगर घर नहीं जा रहा हूँ फ्लाइट से। तो मेरा वो पीरियड चल रहा था। तो फरार जो मैंने पूरी फिल्म की ना वो मैंने एडजस्टमेंट में की। मेरी पूरी डेट्स थी नहीं उनके पास, तो उनको मास्टर राजू चाहिए था उस रोल के लिए और मेरी डेट्स बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो हम लोगों ने एडजस्टमेंट में की फरार। तो फिर यही था कि हम आपको 2 घंटा अभी दे देंगे, 3 घंटा कल दे देंगे, 4 घंटा सुबह, ऐसे करके हम लोगों ने फरार की थी। तो अमित जी क्योंकि पंक्चुअल हैं और कैसे मेरे अमित जी कैसे बोले अमित जी के पास उस वक्त इतना काम नहीं था जितना मेरे पास हंसी आती बोलते हुए। तो अब वो टाइम पे अपना आ जाते थे और उनका क्लोज लिया जाता था, मेरे उनके सीन का क्लोज उनका लिया जाता था। फिर जब मैं आ जाता था तो उनको बिठा दिया जाता था कि ये तो अभी 3 घंटे में चला जाएगा, तो हमको प्रायोरिटी पहले हमको इसका काम खत्म करना है। तो अमित जी बैठे रहते थे, मेरे शॉट्स होते थे, फिर हमारे मास्टर शॉट, फिर मैं भाग जाता था, फिर वो लोग अमित जी के क्लोजअप फिर से शुरू करते थे। तब तक अमित जी वेट कर रहे होते थे फरार के सेट पर। फरार के सेट पर मेरी मम्मी ने अमित जी को डांट दिया था एक बार। उनको जख्म दिखाया गया था और वो था तो ना उस पर मक्खियाँ बैठ रही थी और लंच टाइम चल रहा था, हम लोग खाना वाना खा रहे थे। तो मेरी बात है, अरे इसको आप ढाकिए ना, इसको कवर करके, मक्खियाँ बैठ रही है, हम लोग इधर खाना खा रहे हैं। एंड मतलब मैं बहुत छोटा था, वो मुझे बाद में मच लेटर मैं मदर टोल्ड मी कि यार मैंने एक बार ऐसे कर दिया, मुझे क्या पता कि वो। तो उन्होंने भी हाँ ओके, उन्होंने सेफ्टी पिन से वो बेचारे इज सच अ नाइस मैन यार अमित जी। तो अब ये भी था कि मेरी माँ ने डांट भी दिया उनको। और तो ये था जो आपका सवाल है कि हाँ, अमित जी को वेट करना पड़ता था जब तक मेरी शूटिंग चल रही होती थी। आपने संजीव कुमार और अमित जी दोनों के साथ एक साथ फिल्म में काम किया, राइट? अमित जी और संजीव कुमार हाँ, एक ही फिल्म में, हाँ, है ना? हाँ, संजीव कुमार हमेशा लेट आते थे हाँ। और बच्चन साहब हमेशा टाइम पे आते थे। तो इस वजह से दोनों के बीच में टकरार हुई थी? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक तो क्या था, प्रोड्यूसर्स में बड़ा क्लियर था, उस जमाने में लेट आना आम था। विनोद खन्ना जी लेट आ रहे थे, काका जी लेट आ रहे थे, संजीव कुमार जी लेट आ रहे थे, आई थिंक अमित जी को छोड़कर धर्म जी, सभी लोग लेट ही आते थे। तो आई थिंक शेड्यूल शायद उस तरीके से बनाते होंगे कि अमित जी का ले लो पहले, क्योंकि अमित जी और हरि भाई ने कितना काम किया है साथ में, शोले, त्रिशूल, ये वो कितना काम किया उन लोगों ने साथ में। तो उनके बीच में तो ऐसा मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया। पर लेट आना एक फैशन था। लेट आना फैशन था, नहीं आना भी फैशन था। कौन कौन नहीं आते थे? अरे कई बार मैं एक फिल्म कर रहा था पलकों की छांव में, चाइना क्रीक, जो उस वक्त चाइना क्रीक माना जाता था, जहां पहुंचना मतलब बॉम्बे के बाहर, ये जो अभी मीरा रोड के आगे राइट मार के जो चाइना,
मतलब उस जमाने में चाइना क्रीक पहुंचना, सिंगल लेन कच्ची सड़क, वहां पे गांव का सेट लगा था। और एक ब्रिज है जो चाइना क्रीक के स्टूडियो में आप खड़े रहो तो वहां एक ब्रिज से गाड़ी आती जाती हुई दिख रही है जो अभी स्टूडियो में आने वाली है। तो सुबह सुबह हम सब पहुंच जाते थे, हेमा जी और ये वो जितने भी हम एक्टर थे हम अपने पहुंच जाते थे। काका जी हीरो थे उस फिल्म के, तो प्रोड्यूसर जाता था काका जी के घर उनको लेने के लिए, और हम लोग बैठे रहते थे वो ब्रिज को देखते हुए कि वो अभी गाड़ी आएगी प्रोड्यूसर की, अभी आएगी। तो हम गाड़ी की स्पीड से पहचान लेते थे कि आज काका जी आने वाले हैं कि नहीं। अगर वो गाड़ी स्पीड में लेते हुए आ रहा है, धार 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 अपनी फिएट को पटकते हुए ला रहे, मतलब काका जी आ रहे हैं पीछे। और अगर धीरे 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 उनकी गाड़ी डूक डूक डूक, तो भाई आज ये कुछ बुरी खबर है, अभी आके पैकअप ही बोलने वाले हैं। तो वो आके बोलते भाई आज काका जी नहीं आएंगे, आज पैकअप है। तो ये ट्रेंड रहा ही है। हाल ही के भी कुछ एक्टर, अभी तो वो हाल का एक्टर है, लोग अभी भी जानते हैं इसलिए मैं नाम नहीं लूं। हम लोग शूटिंग कर रहे थे जयपुर में। बड़े नाम है ये, बड़ा नाम है, बड़ा नाम। सुपरस्टार टाइप्स। हाँ 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 हाँ, बिग हीरो, बिग हीरो। और किस्से सुनने के बाद शायद आपको समझ में भी आ जाएगा, लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूं। जयपुर में शूटिंग, प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि गणेश आचार्य जो डांस मास्टर है और वो जो बाकी जो डांसिंग टीम है वो लोग जयपुर पहुंच चुके हैं, और आज रात को है ना हीरो निकल रहा है, तो तेरा सीन हीरो के साथ ही है, तो तू एयरपोर्ट आ जा, तू मैं और हीरो साथ में निकल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं घर से निकलने के टाइम प्रोड्यूसर को फ़ोन कर रहा हूँ, तो उसने बोला कि हाँ हाँ, तो मैं BR डबिंग में है हीरो, BR थिएटर में डबिंग कर रहा है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, उसको लेके मैं एयरपोर्ट आ जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं एयरपोर्ट पे जाके मैं खड़ा हो गया। अब फ्लाइट का टाइम हो गया, फ्लाइट चली भी गई, प्रोड्यूसर आया ही नहीं, हीरो भी नहीं आया। मैंने वहाँ से PCO से मैंने फ़ोन किया, उस ज़माने में मोबाइल नहीं था, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन मोबाइल नहीं आया था, या शायद नया नया आया था, पता नहीं। मैंने फ़ोन किया प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर के घर पे मैंने फ़ोन किया, तो प्रोड्यूसर की वाइफ ने कहा कि वो आज नहीं जाना है, तो वो जब प्रोड्यूसर घर पे आएगा तो तुमको फ़ोन करेंगे। मैं अपने घर पहुंच गया, रात को मुझे प्रोड्यूसर का फ़ोन आया कि नहीं आज नहीं जाना है, कल रात को जाना है। तो ऐसे करते करते भाई 3 दिन हो गए, सुबह चलते हैं शाम को चलते हैं, ये मीटिंग वो मीटिंग, 3। अच्छा वहां पर क्या था, 3 दिन के लिए डांस मास्टर एंड हिज टीम थे, चौथे दिन से फाइट मास्टर आ रहा था और सारे विलन्स आ रहे थे। तो फाइट मास्टर एंड हिज टीम, हिज हॉर्सेस, विलन्स ऑफ द फिल्म, डांस मास्टर, डांसिंग टीम, पूरी यूनिट बैठी हुई है और हीरो का पता ही नहीं। 4th डे पर मैंने बोला यार तुम मुझे 4 दिन से तुम मुझे एयरपोर्ट पे खड़ा कर देते हो यार, एक काम करता हूं मैं तुम्हारे साथ आता हूं, हम हीरो के साथ एयरपोर्ट चले जाएंगे। तो भाई हम लोग गए, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, वो हीरो का मैं बस घर जाता हूँ और ऊपर मैं आता हूँ, बस तुम लोग यही रुको यही रुको। मैं और प्रोड्यूसर नीचे खड़े में, अभी आएगा अभी आएगा अभी आएगा, वो हीरो आया ही नहीं। प्रोड्यूसर और मैं ऊपर गए, प्रोड्यूसर ने आदमी उससे पूछा घर के नौकर से कि साहब कहाँ हैं, तो कहा साहब अंदर सो रहे हैं। अंदर सो रहे, हमारी फ्लाइट का टाइम है, तो बोले तो उनको उठाओ, बोलते नहीं हम लोग उठा नहीं सकते। वहां पर तकरीबन 100 लोगों का यूनिट वेटिंग है आउटडोर में, उन्होंने कहा नहीं हम हीरो को उठा नहीं सकते। तो प्रोड्यूसर इतना गुस्सा हो गया, प्रोड्यूसर घुस गया और बेडरूम का दरवाजा ठोकने लगा वो, और ठोक रहा है कि खोलो 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 खोलो, भाई अंदर से आवाज ही नहीं आई नहीं। फिर नेक्स्ट डे, और प्रोड्यूसर को भी बेचारे को मतलब कितना दर्द सहना पड़ता है, नेक्स्ट डे उसने ऐसा बिहेव किया 5 दिन के बाद जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हाँ कम कम चलो 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 जाए, अरे सॉरी यार सॉरी लेट हो गया, हाँ हाँ अरे नहीं कोई बात नहीं यार, अच्छा। और गए और वहाँ पे खैर फिर काम खत्म हुआ। और तो ऐसा भी होता है कि लेट आना तो दूर की बात है, कई अब जाके मैं देख रहा हूँ कि प्रोफेशनलिज्म आ गया है, लोग टाइम पे आते हैं, 1 फिल्म एट अ टाइम करते हैं, उस फिल्म में पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अभी तो चीज़ें बदल गई हैं। आपने सलमान खान के साथ काम किया है बागी में 1990 शायद, हाँ। और चल मेरे भाई 2000 में। ये 10 साल में क्या डिफरेंस आपने नोटिस किया सलमान के अंदर? नहीं मेरा जो संपर्क है सलमान के साथ वो बागी से नहीं है, बागी के भी बहुत पहले से।
वी आर फ्रॉम द सेम एरिया, वो भी बांद्रा में रहता है, मैं भी बांद्रा में रहता हूँ। हम लोग साइकिल साथ में चलाते थे। पत्थर के फूल जब वो कर रहा था तो उसकी शूटिंग से पहले वो स्केट्स की प्रैक्टिस करता था बैंड स्टैंड पर। तो आगे मैं साइकिल चलाता था, वो करियर को पकड़ के स्केट्स की प्रैक्टिस करता था। यानी मेरी सलमान की मेरी दोस्ती तब से है जब लोग ये कहते होंगे शायद कि अरे वो देखो मास्टर राजू खड़ा है और साथ में एक और भी और कोई खड़ा है। मतलब मेरी सलमान की तब की दोस्ती है व्हेन सलमान कुछ भी नहीं था, मैं तब से उसको जानता हूँ। एंड ही इज बीन वेरी नाइस, वेरी काइंड एंड वेरी मिसअंडरस्टूड। बहुत अच्छा आदमी है। तो उसके बाद उसी ने मुझे बागी दिलाई। उसी ने कहा कि हम चल ऊटी जा रहे हैं, 20 दिन का आउटडोर है, मजा करेंगे, ये वो ये। तो हम लोग ऊटी चले गए और बागी की मैंने। उसके कई साल बाद मैंने चल मेरे भाई की। तो जब हम छोटे थे, जब हम सब लोग साइकिल साथ में चलाने से लेकर मैंने प्यार किया कि ट्रायल दिखाई थी सलमान ने मुझे। राजश्री के ट्रायल थे, सिर्फ मैं और सलमान बैठकर ट्रायल देखे थे और मुझसे मुझे पूछा था बता कैसी लगी फिल्म। तो मैंने मेरा एक फीडबैक दिया था, मुझे क्या अच्छा लगा, क्या खराब लगा, क्या बेटर हो सकता क्या था। खराब लगा आपको उसमें? बहुत सारी जगह पे इमोशन जो सीन थे ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि और थोड़ा लाउड उसको रोना चाहिए था। उसने थोड़ा सा सटल रोया और मुझे लग रहा था ये एक सीन था जो यहाँ पे फूट के रोता और सीन को बदल सकता था। तो सलमान का अपना एक कुछ एक दलील थी कि नहीं, इसलिए मैंने ऐसा किया। खैर, तो मैं बता, मेरा इक्वेशन सलमान के साथ ऐसा है। उसके बाद बागी आई और फिर सलमान खान हो गए। अब क्या होता है कि फिर मैं जब मेरी मुलाकात होती रहती थी तो मैं ना, अब पहले क्या था, सलमान तू, फिर आया भाई आप। तो 4 लोगों के बीच में ना मैं भी भाई आपको ना भाई आप। तो सलमान ने मुझसे कहा कि ये तू क्या ये भाई आप लगा के रखा है, तू कहा कि तू क्यों ऐसे ये सब बोल रहा है। तो मैंने बोला भाई आप है ना अभी बहुत बड़े स्टार हो गए, यू मेगा स्टार। अगर मैं 4 लोगों के सामने है ना, मैं अगर बोलूँ ना सलमान तू, तो भाई आप है ना शेरा को सबसे पहले आप बोलोगे कि इसको आने मत देना, इसको बाहर निकालो, ये 4 लोगों के सामने बेइज्जती करता है। तो आपको जो ऊपर वाले ने नवाजा है, जो आपको सक्सेस दिया है, हमको उसको मानना पड़ेगा। पहले तुम और मैं बैठ के कुछ भी बात, मतलब मैं और सलमान नंगे नहा चुके। तो आज मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं ये। आज वो इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना बड़ा स्टार हो गया, वो इक्वेशन दोस्ती का नहीं रहेगा। अब अगर मैं बार बार उसके पास जाऊं और बार बार अगर मैं उसके सेट पर जाऊं, उसके घर पर जाऊं, तो अब मैं उसका चमचा कहलाऊंगा। अरे तो सलमान के सेट पे पड़ा रहता है, अरे तो सलमान के घर पे पड़ा रहता है। पहले भी हम पड़े रहते थे, हम तो सो जाते थे, उसके घर के छोटे से छोटा बच्चा, घर का नौकर, सब हमको पहचानता था। लेकिन आज अगर हम बैठे रहेंगे, अरे सलमान का चमचा सलमान, तो सलमान बोलता भी है कि तू आता नहीं है मिलने के लिए। अब मैं अपना डेली सोप्स कर रहा हूँ, सीरियल्स कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको 12-12, 14-14 घंटे, महीने में 20 दिन शूटिंग करनी पड़ती है। और सलमान को मिलना आज की तारीख में एक एक्सरसाइज है। तो इसलिए मेरा उसका संपर्क कम हो गया है। ये डिफरेंस आया है, मतलब जो हम लोग जो बात की शुरुआत किए थे, फ्रॉम साइकिल साथ में चलाने से लेकर, फ्रॉम सलमान टू भाई आप। बट आज भी वेन एवर वी मीट, वेन एवर आई इंटरैक्ट विथ हिम, वेन एवर आई कॉल हिम, जहाँ पर भी हमारी उसकी मुलाकात होती है, ही इज़ बीन वेरी नाइस विथ मी, वेरी काइंड विथ मी, वेरी वार्म विथ मी। और ये उसका बड़प्पन है। ही डजंट नीड टू डू ऑल दिस। चल मेरे भाई के दौरान संजय दत्त के साथ केसेस चल रहे थे और सलमान खान का भी ब्लैक बक केस चल रहा था। क्या दोनों सुपरस्टार सेट्स पर स्ट्रेस लग रहे थे? हाँ हाँ, दोनों स्ट्रेस थे और वो स्वाभाविक भी है, ऑब्वियस है। आज अगर कोर्ट में आपका इश्यू चल रहा है और अरेस्ट हो रहे हैं, और तो वो माहौल तो था, स्ट्रेस तो था, बट ऑन द फेस ऑफ इट मे बी दे वर नॉट शोइंग, बट माहौल से पता चल जाता था कि क्या था माहौल? क्लियर खुल के कुछ सामने नहीं आ रहा था, बट बिटवीन द लाइंस यू कैन मेक आउट कि थिंग्स आर नॉट दैट गुड। और खुल के तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्योंकि सलमान आपके करीब थे, क्या सलमान आपको बोलते थे उन पर क्या बीत रही थी सेट्स पर? ऑफ कोर्स, यस। मतलब एक टाइम था वेयर हिज मेजर
money was going in courts and advocates and ये जो बड़े बड़े लोगों को हायर करना और ये तो लॉट ऑफ मनी वॉज बीइंग स्पेंड देयर, ये तो उन्होंने बोला है मुझे कि वो डिस्टर्ब थे उससे। हाँ, कि मेरी कमाई का एक बहुत बड़ा चंक मुझे इसमें मैंने एंड लाइक ही हैज ऑलवेज बीन सेड कि आई एम इनोसेंट, जैसे कि उन्होंने हमेशा उनका एक वो रहा है, तो क्या कि अपने आप को प्रूव करने के लिए मुझे आई हैव टू स्पेंड सो मच मनी, गो थ्रू सो मच स्ट्रेस, आई डोंट वांट टू डू ऑल दिस। सलमान का एक फ्लैम्बॉयंट बैड बॉय इमेज रहा है, वो उन्होंने डेवलप की बाद में, क्या हमेशा वैसे ही थे? हमेशा वैसे ही थे, बैड बॉय नहीं, नॉटी किड, मैं ये शब्द का इस्तेमाल करना चाहूँगा। ही वॉज अ नॉटी किड, शरारती थे। अब वो उस वक्त सिर्फ बैंड्रा के लोग समझते थे और उस वक्त वो प्रैंक्स और वो जो भी चल जाता, बट ऑफकोर्स अगर आप कुछ बन गए देन वो सारी चीज़ें नोटिस हो जाती हैं। वो डेवलप नहीं था, ही वॉज ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी गो लकी, वेरी फनी, बहुत ज़्यादा सोच के बात नहीं करना, बहुत ज़्यादा सोच के दोस्त नहीं बनाना, जो मुंह में आया बोल दिया, दिल के साफ, बहुत ज़्यादा चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करना है, बहुत इजी आदमी है सलमान खान। और वहीं जाके फंसा, वही चीज़ों में वो फंसा भी है। कई चीज़ें हमको लगता है अरे यार इनको नहीं बोलना चाहिए था, अरे यार इनको ये नहीं करना चाहिए था, अरे इन्होंने उसको मार दिया, नहीं मारना चाहिए था, अरे ये ऐसे नहीं करना चाहिए था, कई बार हमको लगता है, बट वो बहुत दिल का और वो मार दिया, नहीं मारना चाहिए था माने? कई बार आया था ना सेट्स पर, मतलब जब मेरे ख्याल से साजिद नडियाडवाला की कौन सी फिल्म थी, अक्षय कुमार मुझसे शादी करोगी के सेट के दौरान कुछ तो हुआ था, उन किसी को, जर्नलिस्ट को या किसी को तो सलमान ने मारा वारा था, तो वो कई बार आपको लगता है कि नहीं, लेकिन उनको कभी भी सलमान को अपने इमोशन पर काबू नहीं रहा है। जो भी आप देखे हो, किसी की बिल्डिंग के नीचे जाके गालियां दे रहे हैं, किसी आपकी कोई गर्लफ्रेंड किसी ज़माने में रही है, आप उसकी बिल्डिंग के नीचे जाके चिल्ला रहे हैं, किसी को मार दिया, किसी को कुछ बोल, बट वो अपने इमोशन पर उन्होंने काबू नहीं रखा। वेरी स्वीट मैन, मतलब वो दिमाग से काम नहीं ले रहा है, वो दिल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसने सही किया, मैं ये भी नहीं कह रहा उसने गलत किया, बट वही गलत इसलिए किया क्योंकि दिमाग से काम नहीं ले रहा है, जो उस वक्त इमोशन में आया उसने। उनके रिलेशनशिप्स रोमांटिक वाले वर्कआउट क्यों नहीं होते? उस पर कभी भी मेरा डिस्कशन नहीं हुआ। मुझे मेरी राय है, मेरा ओपिनियन ये, मैं कभी उनसे इस बारे में कभी बात नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट मिसिंग हिज फैमिली, मेकिंग हिज ओन फैमिली। वो इतने घिरे हुए अपनी फैमिली के साथ और इतने अटैच्ड हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाइयों के साथ, भाई के बच्चों के साथ। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि, एंड ऑफ कोर्स ही हैज़ सो मेनी फ्रेंड्स, सहेलियाँ उनकी बहुत सारी हैं, तो आई थिंक वो उस तरीके से मिस नहीं कर रहे हैं शायद। सलमान के इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो कितने सारे लोगों के साथ घूमते हैं, क्या वो उनके प्रति सच्चे हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैमिली मेंबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ये सारे लोग जो घूमते 10, 15, 20 लोगों के साथ घूमते रहते हैं। सलमान ने बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने कभी फेवर नहीं मांगी, मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, मतलब मैंने कभी उससे कोई चीज़ मांगी, लेकिन मैं इसे देखता रहता हूँ कि कई एक्टर को उन्होंने कई रोल में फिट किया है, कई लोगों की उन्होंने मदद की है। वो जो आप डेवलप करने वाली बात कर रहे थे ना, कि ये जो बैड बॉय वाला जो उनका इमेज है, क्या उन्होंने डेवलप किया या नेचुरल है? मुझे लगता है कि गुड बॉय वाली इमेज उन्होंने डेवलप की। ये एनजीओ स्टार्ट करना, ये लोगों की मदद करना, ये शायद एज रिलेटेड है या दुनियादारी बाद में समझ में आई है या जो भी, लेकिन ये डेवलप्ड है। टर्निंग गुड इज डेवलप्ड। आपको लगता है ये टर्निंग गुड, जो एनजीओ करना, प्रेस रिलीजेस आना कि ये हुआ है वो हुआ है, ये सब किसी ने उनको समझाया है, राह बोलिए कि ये करो तो आपका परसेप्शन, इमेजिंग बेटर होगा पब्लिक में? ये हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आदमी उम्र के साथ साथ समझता है। आप एक प्रोटेक्टेड लाइफ जी रहे थे, पैसे वाले सक्सेसफुल बाप के आप बेटे थे, आप सब कुछ आपके लिए माफ था, एवरीथिंग वाज फॉरगिवन, एंड फेमस थे बैंड्रा में, फिर मॉडल भी रहे, फिर तो
होता है ना, बहुत सारी चीज़ें इजीली मिल गई, मैंने जो बोला वही सही हुआ, तो लगता है कि नहीं मैं राइट हूँ। और बहुत यंग था सलमान, बहुत यंग था सलमान व्हेन ही स्टार्टेड, मैंने प्यार किया और उससे पहले जो भी। फिर आदमी मैच्योरिटी आती है, आदमी सीखता है, आदमी को समझ में आती है दुनियादारी, अपनी गलतियों का एहसास होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे देन मे बी हर आदमी चेंज होता है ना वक्त के साथ साथ, उम्र के साथ साथ। हो सकता है इस वजह से उनको तब्दीली आई हो उनके अंदर कि नहीं यार, आई हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी, आई हैव टू हेल्प पीपल, मुझे ये करना चाहिए। हैव यू एवर हंग आउट विद सलमान खान और उनकी कोई गर्लफ्रेंड के साथ कभी हैंग आउट किया? हाँ हाँ हाँ, मतलब जब उस जमाने में संगीता थी उस वक्त तो कई बार, हाँ, वो वैसी था। मैं वही तो बोलता हूँ कि सलमान ने कभी दिमाग से काम ही नहीं लिया, सलमान ने हमेशा दिल से काम लिया। वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ भी वैसे ही रहता है जैसे वो हम लोग के साथ रहता है, वो उतना ही चिल्ड आउट है, उसकी भाषा भी वैसी रहेगी, वो वैसी भाषा बोलेगा जैसे वो। और मैं बोलूँ अरे क्या कर रहा है सलमान, अरे अरे यार हाथों तक, वो वो सोचता नहीं था। मैंने जो गाली गलौज हो गया भाइयों में, हाँ वो, वही गर्लफ्रेंड के सामने हाँ भी। वो उनको भी एज अ फ्रेंड, वो कभी भी होता है ना कि शेव करके वो लाल गुलाब लेके वैलेंटाइन डे और वो फॉर्मल कपड़े डेट पे जाना, सलमान वाज नेवर इनटू ऑल दिस। वो चिल्ड आउट रहा है, वो जैसे दोस्त हैं वैसी मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, और वो उनके साथ वैसे, जब तक मैं बहुत क्लोज था तब तक। अब तो बहुत सारे सर्कल्स आ गए हैं तो, लेकिन जब तक मैं बहुत 1 to 1 था, मुझे तो कोई और आज भी जो मैं, जितना भी मेरी मुलाकात होती रहती है थोड़ी देर के लिए, जो हमारा क्वालिटी टाइम जो हम स्पेंड करते हैं साथ में, या जो भी मैं उनके बारे में पढ़ता रहता हूँ, वो अभी भी बहुत स्वीट आदमी है। संगीता बिजलानी और उनके रिलेशनशिप की खासियत क्या थी जो आप दिखते थे एज अ फ्रेंड करीबी दौर से? भाई उस वक्त दोनों अपकमिंग थे, ऑफकोर्स संगीता बिजलानी वॉज अ बिगर नेम, और अच्छे लगते थे दोनों, मुझे तो बहुत अच्छे लगते थे दोनों साथ में। और मैं कई बार बोलता था कि यार अच्छा, मुझे भी उस वक्त पता नहीं था कि ऐसे चीज़ें बदलती जाएगी, कि ब्रेकअप भी हो जाएगा, फिर दूसरी तीसरी चॉइस, इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स फिर आती रहेंगी, और इस तरीके की लाइफस्टाइल हो जाएगी। मैं बागी और बागी के पहले की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता था इन दोनों को साथ में देखते हुए। तो हाँ, मेरे ख्याल से यही था आपका सवाल। वर्कआउट क्यों नहीं हुआ आपके हिसाब से? वो मुझे भी नहीं पता, वो मैंने कभी, मैं वो जोन में गया ही नहीं। मतलब होता है ना कि दोस्त है अपनी जगह, फिर मैं इतना पैर पे पैर ना रखूं, इतना मैं इंट्रूड ना करूं किसी की प्राइवेसी में कि वो मुझे ऐसा बोलते कि नहीं यार छोड़। नहीं, पर कभी कभार करीबी दोस्त दूसरे करीबी दोस्त से बोलता अच्छा यार रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ, या आपसे सहारा लेते हैं या दिल की बातें मैंने करते कहा ना, मैं दिमाग से काम नहीं लेता सलमान, दिमाग से काम नहीं लेता। वो बहुत इम्पल्सिवली कुछ हुआ होगा, या आई डोंट नो। हैं। आपने बलवान में काम किया है दिव्या भारती दिव्या और भारती, सुनील शेट्टी के साथ 1992 और 1993 में वो गुजर गई। क्या सेट पे वो डिस्टर्ब थी? सी, दिव्या भारती एंड पूजा भट्ट, ये दो हीरोइंस थी जिनके मैं बहुत करीब था, और मेरी बहुत अच्छी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी। आज भी, अभी भी मुझे पूजा इलेक्शन के दिन मुझे मिली थी। तो वो ये दोनों लड़कियां बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब दिव्या के साथ तो यानी कई बार डिस्कोज में, कई बार घंटों, जैसे सलमान के साथ घंटों भर मेरी बातें होती रहती थी, दिव्या के साथ मेरी घंटों भर बातें होती रहती थी, पूजा भट्ट के साथ। तो ये दोनों लड़कियां बहुत स्वीट रही हैं। दिव्या की आप बात कर रहे हैं, वेरी स्वीट गर्ल, वेरी नाइस गर्ल, बहुत अच्छा करियर था उसका। अब आ रही थी वो एक टाइम, जब उस वक्त था लोग कह रहे थे श्रीदेवी का रिप्लेसमेंट है दिव्या भारती, यंग श्रीदेवी। तो बहुत प्रॉमिसिंग करियर था, और वो एक एक्सीडेंट होना था। क्या बातें करते कई थे चीज़ें हैं जो मैं ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अब वो नहीं है। ये रहा है उनका, उन्होंने कुछ लोगों के नाम के साथ और एग्जाम्पल के साथ, ऑफ कोर्स शी वॉज वेरी लोनली, वेरी सैड, ये आपकी बात सही है। लेकिन अब क्या है, वो नाम लो फिर कंट्रोवर्सी खड़ी कर लो। नहीं फेयर इनफ, बट क्या बातें होती थी जनरल जिंदगी के बारे में? जनरली शी वॉज वेरी हैप्पी विद द करियर, बट
she was not happy in real life, with relationships, not with any men in her life, not with her lovers in her life, but other things, दूसरे लोगों को लेकर. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ. तो शी वॉज फीलिंग यूज्ड कि बिकॉज आई अर्न, बिकॉज आई वर्क, एंड ये पैसे ऐसे यूज़ हो रहे हैं, ये हो रहा है. वो बहुत सारी चीज़ें थी. आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सीज, बट हाँ, शी वॉज अनहैप्पी. बट एक था कि जो भी मेन उनकी लाइफ में उस वक्त थे, शी वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट उस इंसान के, वेरी हैप्पी. शी वॉज वेरी हैप्पी विद दैट मैन एंड वेरी कंटेंट, एंड शी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी गुड लाइफ. वो सब ठीक था. जब दिव्या की डेथ भी हुई तो इट वॉज वेरी शॉकिंग फॉर मी. एंड सबसे पहले मैं वहाँ पर था और सबसे आखिरी में मैं निकला हूँ जब सब कुछ ख़त्म होने के बाद, और सबसे आगे मैं था. एंड सबसे ज़्यादा शॉक्ड मैं था, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था. आपने गोविंदा और करिश्मा के सुपरहिट जोड़ी के साथ काम किया. जी जी जी. बट बाद में दोनों साथ में नहीं काम कर रहे थे. मैंने कहा ना, कई बार कैसे होता है, आप पूछ नहीं पाते. वो क्या पूछे ना, आपको भी पता है कि सही जवाब सामने से आएगा नहीं. आज अगर मैं गोविंदा से पूछूं कि यार क्या हुआ, आप इनके साथ में नहीं कर रहे हो, या मैं सलमान से पूछूं अरे क्या हुआ, ये ब्रेकअप क्यों हो गया, या तो सही जवाब नहीं आएगा, डिप्लोमेटिक जवाब आ जाएगा, या कुछ रूड जवाब भी आ सकता है. तो इसलिए वो जोन में मैं किसी भी इंसान के साथ उस कुछ लेवल पे. बताओ ना बिहाइंड द सीन्स. दोनों जब काम कर रहे थे, आप भी थे सेट्स पे, कैसा था उस टाइम पे? लोग पागल हो जाते थे उनकी केमिस्ट्री पर. खुद्दार तक गोविंदा का जो इमेज था वो एक्शन ओरिएंटेड हीरो का था. वो दो कैदी और ताकतवर और पता नहीं कौन सी जो एक्शन वाली फिल्में वो करते आए, खुद्दार तक. खुद्दार के बाद उनका इमेज चेंज हो गया. फिर वो कॉमेडी, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, और ये उनकी इमेज चेंज हो गई. तो एंड गोविंदा इज अ ब्रिलियंट एक्टर यार. मुझे लगता है कि सबसे आज की तारीख में अगर वर्सेटाइल और सबसे बेस्ट एक्टर है तो गोविंदा है, और उसको कॉम्प्लीमेंट अगर कोई उस वक्त कर सकती थी तो वो करिश्मा कपूर है. चाहे एक्टिंग में, चाहे डांस में, चाहे लुक्स में. जो जोड़ी गोविंदा करिश्मा कपूर की, उससे अच्छी जोड़ी तो किसी की मुझे लगी नहीं उस वक्त, उस फिल्म से. और खुद्दार को लेकर एक और मैं आपको बात बताऊँ. खुद्दार रिलीज़ हुई और मेरी शादी की बात हो रही थी. तो हम लोग दोनों एक दूसरे को जानते थे, मैं, मेरी वाइफ. तो मेरी जो मदर इन लॉ थी वो नहीं जानती थी. तो उन्होंने कहा अरे फिल्म में काम करता है, तो फ़ोटो बताओ, ये फ़ोटो बताया. बोले एक काम करो, हम तुमको ना उसकी फिल्म दिखाने लेके जाते हैं. मेरी सास को लोग लेके गए खुद्दार दिखाने. और मामला सेट हो गया. उसका मामला सेट हुआ कि नहीं? नहीं, अरे उसका तो बिगड़ते रह गया. क्यों? वो लोग देखने गए फिल्म, मेरी मदर इन लॉ भी बैठी है फिल्म देखने के लिए. देखो ये है लड़का. अब वो देख रही है, वो मैं ब्लू फिल्म बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ उस फिल्म में, और वो जहर दे रहा हूँ. और वो जब मुझे गोविंदा मार रहा है, अच्छा जब मैं जहर दे रहा हूँ तो अरे कितना कमीना है, अरे कैसा है, पब्लिक चिल्ला रही कैसा है ये, इसको तो मर जाना चाहिए. और मैं मेरी बीवी, मेरी मदर इन लॉ, सब लोग एक दूसरे को देख के. और फिर क्लाइमेक्स में जब मुझे गोविंदा मारता है तो पब्लिक भी मतलब गालियां दे रही है मुझे, मारो इसकी माँ, अरे मारो भैंस, अरे अच्छा हो इसको और मारो. तो मेरी मदर इन लॉ कहा कि ये इससे शादी होने वाली जिसको पूरी दुनिया गाली दे. फिर उसको समझाना पड़ा मेरी कि नहीं तो एक्टिंग है, तो ये है, तो ऐसा कहते हो भाई नहीं. फिर उनको पुरानी दिल का क्या कसूर जिसमें मैंने कॉमेडी की थी ये था, फिर उनको दिखाया गया. फिर उनको थोड़ा रिलैक्स हो कि ठीक है, माय डॉटर इज इन सेफ हैंड्स. तो वैसा हुआ था. डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी, विचित्र प्राणी,
बुलाती है मगर जाने का नहीं. Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me at @Sid_Kannan and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ. भाई ये बताओ कि अगर गोविंदा भाई, जिनको मैं बहुत बहुत मानता हूँ, दिल से चीची भाई बोलता हूँ, चीची भैया बोलता हूँ, अगर वो ज्यादा डिसिप्लिन रहते तो क्या वो इंडस्ट्री के सुपरस्टार आज तक रहते? अरे गोविंदा आज भी कोई उनका हाथ नहीं पकड़ सकता यार. क्या एक्टर है, क्या एक्टर है. कमाल है, मेरे पास शब्द नहीं है. क्या डांसर, कॉमेडी, इमोशन, एक्शन. आज भी आप जो डांस देखते हैं जो दूसरे एक्टर्स का, वो लोग स्टेप कर रहे होते हैं. गोविंदा आपको फील के साथ डांस करता है, जो उसका वो एंजॉय करता है उस डांस को, जो मजे लेके डांस करता है. इमोशनल सीन्स देखिए आप, परदेसी बाबू, ये क्या क्या काम किया है. आज भी डिसिप्लिन हो जाए तो काम की कमी नहीं है. अब वो डिसिप्लिन हो जाए ये शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं, वो अपनी जगह ठीक होंगे. उनको लग रहा होगा मुझे इस तरह, वो जो भी उनको गाइड करने वाले जो भी लोग हैं, या वो भाई कोई आदमी जानबूझ के तो अपना करियर खराब नहीं करेगा. उनको भी तो रियलाइज हो रहा है ना कि काम कम है या मैं घर, तो उसके बावजूद कुछ चेंजेस नहीं है, तो उनको लग रहा होगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, इसलिए तो अड़े हुए ना, इसलिए तो चेंज नहीं हो रहा है मामला. लेकिन आज भी उनसे अच्छा एक्टर का है. क्या आपके सेट पे भी वो देर आते थे बहुत? हाँ हाँ. मेरा गोविंदा का, आपको मैं, मेरे साथ पहली मीटिंग मेरी गोविंदा की तन बदन नटराज स्टूडियो. उस गोविंदा गोविंदा बड़ा नाम हो रहा था कि डांसर है, ये है वो है वो है, और मैं नटराज स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था. तो गोविंदा दूसरे सेट पर शूटिंग कर रहे, तो मैं देखने गया कि देखो तो बड़ी नाम हो रहा है इसका, कौन. मैं गया देखने के लिए, तो मैं और वो क्रॉस कर गए. मैं सोचा था मैं शॉट देखने जाऊंगा, तो मैं सोचा मैं सेट पे जाके खड़ा होता हूँ, वो शॉट देने आएगा. गोविंदा क्रॉस कर गए और उन्होंने पलट के कहा मास्टर राजू. तो मैं पलटा, मैंने बोला हाँ. उसने मेरे पैर छुए, गोविंदा ने. और मैं भी एकदम चौक, क्या कह रहे यार, मैं तो खुद इनकी परफॉर्मेंस देखने आया था, मेरे पैर छू रहे. अरे मैं ये बैठिए बैठिए बात कीजिए, ये. अब खैर उसके बाद वो हम लोग खुददार कर रहे थे. देखिए कैसा डेस्टिनी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं बहुत मानता हूँ डेस्टिनी में, और मैं हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूँ क्योंकि अपने हाथ में कुछ नहीं है. खुददार के सेट पर गोविंदा मुझे बोलते हैं कि यार मैं एक फिल्म कर रहा हूँ और उस फिल्म में तेरा सेम वो 7 दिन वाला रोल है, और मैंने बोल दिया है ये रोल राजू ही करेगा, तो तेरे को कॉल आएगा. मैंने कहा ठीक है. अब वो थोड़ी आगे पीछे बात हो रही थी. उस वक्त के रविशंकर एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे. तो मैं बोले के रविशंकर है, मैंने बोल दिया तू जाके मिल ले के रविशंकर को. मैं के रविशंकर के पास चला गया. अब के रविशंकर के फादर के साथ मैंने चरणों की सौगंध की थी, फिर के रविशंकर के साथ मैंने आग की थी. तो मैं चला गया, तो उन्होंने कहा हाँ वो मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, साउथ की फिल्म का रीमेक है, वो गोविंदा ने बोला है वो वाला रोल एक है, सेम वो 7 दिन, हीरो के साथ एक कॉमेडियन थ्रू आउट द फिल्म, एंड वेरी गुड रोल. तो वो यू विल डू दैट रोल, डोंट वरी, हम लोग उसका राइट्स ले रहे हैं. तब तक मंसूर सिद्दीकी जो प्रोड्यूसर है, रंग जिन्होंने बनाई थी, साजन चले ससुराल जिन्होंने बनाई थी, तो रंग मैंने उनके साथ शूट किया था. मंसूर सिद्दीकी को मैं बहुत सालों से बैंड्रा की वजह से जानता. तो मंसूर सिद्दीकी उस फिल्म का राइट्स लेकर आ गए. तो मैंने गोविंदा से पूछा क्या हुआ है उस फिल्म का. बोलते नहीं यार वो के रविशंकर को राइट्स नहीं मिला, राइट्स मंसूर सिद्दीकी को मिल गया. तो मैं बोलता हूँ मंसूर को तेरे बारे में. उस वक्त फिल्म के डायरेक्टर हो गए तलत जानी, जिन्होंने रंग डायरेक्ट की थी, रंग में भी मैंने काम किया था. तो फिर गोविंदा ने मुझे कहा कि अरे मंसूर तो तुझे जानता है, तो मैंने तेरा नाम लिया उस रोल के लिए. तो मंसूर ने बोला अरे वो तो मेरा पुराना दोस्त है, ऑफ कोर्स ये रोल वही करेगा. देखिए डेस्टिनी. हम लोग चेन्नई में शूटिंग कर रहे हैं खुददार की, उस फिल्म का मुहूर्त हो रहा है, उसी फिल्म का. और मुझे गोविंदा बोल के जाता है
अपनी फिल्म का मुहूर्त है, मैं जा रहा हूँ और तेरी, मैंने बोला हाँ मेरी मंसूर से बात हो, ठीक है तू जब बॉम्बे पहुंचेगा ना तो तू बात कर लेना, मैं कल आ रहा हूँ वापस मुहूर्त करके। शाम को मुहूर्त के लिए गोविंदा पहुंचा, मुहूर्त में गोविंदा और तलत जानी का झगड़ा हो गया, हीरो का और डायरेक्टर का। गोविंदा ने मंसूर सिद्दीकी को बोला कि आप देख लो भाई, फिल्म का राइट्स आपके पास है, आप जिसको हीरो लेके फिल्म बनाना चाहते हैं आप बनाइए, मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा, या तो आप मेरे साथ बनाइए तो आप डायरेक्टर किसी और को ले लीजिए, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता। तो मंसूर सिद्दीकी ऑफकोर्स हीरो, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कीजिए, हम लोग डायरेक्टर चेंज, आप बताओ किसके साथ। उसने बोला डेविड धवन। मंसूर सिद्दीकी, गोविंदा, डेविड धवन। मेरी बातें हो गई, मेरी डेट्स फाइनल, मेरा रोल फाइनल, मैंने साउथ का वो रीमेक ओरिजिनल देख लिया, मैं अपनी तरफ से कैरेक्टर पे काम कर रहा हूँ, सब कुछ हो गया। अब मुझे कॉल ही नहीं आ रहा है मंसूर सिद्दीकी का। मैं गोविंदा के पास गया, तो बोले यार अभी है ना क्या डेविड आ गया यार, तो मैं डेविड को मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, अब क्या पूरी कास्टिंग और ये वो सब वो डेविड करेगा, तो बाकी लोग को तो मैं बोल सकता हूँ डेविड से तू बात कर। अब मैं अपने आप को उस कैरेक्टर में देख रहा हूँ कि मैं ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा। मैं डेविड के पास गया, डेविड जी वो ऐसा ऐसा था, वो के रविशंकर के टाइम पे भी ये मतलब वो 6-8 महीने से बातें हो रही हैं इस फिल्म को लेकर, ये फिल्म मैं कर रहा हूँ, फिल्म कर रहा हूँ, और आदमी के होप्स बनते हैं कि, और मैं अपने आप को देख रहा हूँ उस गेटअप में, उस रोल में, और 1 मिनट में डेविड धवन ने मेरी हवा निकाल दी कि तू, अरे नहीं तू नहीं यार, तू नहीं तेरे लिए कुछ देखता हूँ, कुछ दूसरा है, वो सतीश करेगा वो रोल। साजन चले ससुराल, जिस फिल्म के लिए सतीश कौशिक को फिल्म फेयर अवार्ड मिला, अगर वो फिल्म का डायरेक्टर के रविशंकर होता, उस फिल्म का डायरेक्टर अगर तलत जानी होता, तो वो रोल मैं कर रहा होता और वो फिल्म फेयर शायद मुझे मिलता। शूटिंग के कुछ दिनों पहले मुझे पता चलता है कि मैं वो फिल्म नहीं कर रहा हूं। ये डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी है, नहीं था मेरी किस्मत में रोल, नहीं मिला। ये जो गोविंदा की बात कर, गोविंदा ने इतना हेल्पफुल नेचर है गोविंदा का कि इतना उसने किया। अब एक पॉइंट पे आके वो भी हेल्पलेस हो गया था, तो फिल्म मेरे हाथ से निकल गई। बहुत बार आज के टाइम पे सुनीता भाभी जो उनकी मोहतरमा है, बहुत सारे कमेंट्स गोविंदा भाई के बारे में बोलते हैं कि अरे वो चीटिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत चीज़ें बोलती है वो। क्या है आपका रिएक्शन जब ये कमेंट्स आप सुनते रहते हैं सुनीता भाभी से गोविंदा जी के बारे में? यार इन लोगों के कमेंट्स तो रोज रोज बदल भी रहे, कभी कुछ पर्सनल लेवल पे बात हो जाती है, कभी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात हो जाती है, कभी क्या बात हो जाती है, कभी कोई पंडित की और वो उसकी बात। तो आई डोंट नो, सुनीता जी अचानक में मीडिया में दिख रही हैं, सोशल मीडिया पर। अब वो खुद क्या कुछ करना चाह रही हैं, या खुद का शो लाना चाह रही हैं, या खुद का कोई चैनल यूट्यूब शुरू करना चाह रही हैं, या क्या, क्योंकि अचानक में मैं उनको देख रहा हूँ लाइमलाइट में आते हुए और इस तरीके के स्टेटमेंट देते हुए। अब क्या सच क्या झूठ, कुछ आदमी अपने तरीके से ही जवाब देगा। आपको क्या लगता है? गोविंदा के साथ में भी ना वो बहुत सोच के काम करते हैं ना, वो इतना रफली ऐसे कोई अपने आप को संकट में तो नहीं डालेंगे, दिमाग वाला आदमी है, इस तरीके से तो नहीं करेगा कुछ, और अगर कर रहा है तो फिर तो गड़बड़ है। क्या आपको लगता है सुनीता भाभी ये सब कमेंट्स के लिए बिकॉज शी इज एंजॉयिंग द अटेंशन? मुझे लग रहा है, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ तो है जो वो चाह रही हैं, कंट्रोवर्सी खड़ी करके या कुछ बोल के, या जो उनका हंसने का स्टाइल है, या बीच में एक हवा उड़ी थी कि अर्चना पूरन सिंह की जगह वो आ रही हैं कपिल के शो में, या वो उनका ऐसा सोचना है कि मैं भी कर सकता, या कुछ और, ये कुछ तो है, देयर इज समथिंग बिहाइंड दिस। क्या आपको लगता है कि क्योंकि जिंदगी भर उनको इतना टेंशन नहीं मिला और गोविंदा जी को मिला, और अब उनको थोड़ा बड़ा टेंशन मिलने लग गया, तो वो भावनाओं में बह रही हैं, अटेंशन को एंजॉय कर रही हैं, और उनको समझ नहीं आ रहा है कहाँ तक उनको रोकना चाहिए? नहीं, ये कैलकुलेटेड मूव है, ये सब लोग सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसे आसानी से कुछ भी अनाप शनाप तो नहीं बोलेंगे। देयर इज समथिंग इज देयर कि जैसे अभी हाल ही में एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो अचानक में गालियों के खिलाफ बात कर रहे हैं कि यार ये अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वो स्टैंड अप कॉमेडियन अश्लील भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, मनोज बाजपेयी क्यों गालियाँ देते हैं,
फैमिली नहीं वो, लेकिन वो करते करते वो स्टैंड अप कॉमेडियन अचानक रेलेवेंट हो गए मार्केट में। हर पॉडकास्ट में उनको बुलाया जा रहा है, उनको ऐड मिल रही है, उनको शोज बढ़ गए हैं। तो अब वो कैलकुलेटेड मूव है या नहीं है कि किसी ये कोई बता नहीं पाएगा। उसी तरह सुनीता जी का वो क्या चाह रही है वो कोई बता नहीं पाएगा। ये तो अभी हमको थोड़े टाइम के बाद जब पत्ते खुलेंगे कि अच्छा। आपने खुददार किया था 1982 में, ईयर मुझे याद नहीं। हाँ, खुददार बच्चन साहब अच्छा वो वाली। हाँ हाँ किया था ना। हाँ हाँ हाँ, दो किया आपने, एक दोनों गोविंदा के फिल्म साथ और एक हाँ, परवीन बाबी भी थी उसमें। राइट राइट। उनका मेंटल स्टेट कैसा था परवीन बाबी का खुददार में बच्चन साहब के साथ? ओ उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो ऐसा नहीं था कि आगे चल के वो इस टाइप की कुछ स्टेटमेंट देंगी या इस टाइप से कुछ बोलेंगी कि वो मुझे माइक्रोचिप लगा दिया गया है और ये तो बहुत बाद में, और बहुत मुझे भी बहुत शॉकिंग लगा कि इस तरीके का क्या स्टेटमेंट दे रही। उस वक्त तो ऐसा नहीं था, ऐसे कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था। वो बिंदास्ती से लेकिन वो हमेशा परवीन भाभी विम्सिकल तो रही हैं। कई बार वो इंडस्ट्री छोड़ के चली गई हैं, कई बार वापस आई है, कई बार कई चीज़ें उन्होंने, तो लक्षण तो उस वक्त से ही दिख रहे थे कि थोड़ा सा मामला कहीं गड़बड़ तो है। वो बाद में फिर एंड में जाके पता भी चला कि आपने नोटिस किया उस शूटिंग के दौरान? हाँ हाँ, क्या नोटिस किया एग्जैक्टली? चीज़ें कनेक्टेड नहीं होती। जैसे आज जैसे उन्होंने बोला कि मुझे माइक्रोचिप लगा दिया है अमिताभ बच्चन ने, और वो सब सुनता है मैं क्या, ये अजीब सी बात लगती है आपको। उस वक्त भी ऐसी बहुत सारी बातें होती थी जो डिटेल में मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा लगता था कि नहीं यार ये क्या हो रहा है, इस तरीके से क्यों, ये क्यों बोल रही है इस तरह से। लेकिन मामला बिगड़ा वो तो था, ऑफ तो थोड़ा लग रहा था। आपसे बिंदास बात करती थी? मेरा कभी संपर्क नहीं ऐसे इस तरीके से, मेरा कभी इस तरीके से कभी 1 to 1 नहीं था उनके साथ। मैं बहुत छोटा था। देख के समझ आ रहा था। और खुददार की अगर बात करें तो खुददार में मेरा उनका साथ में कभी कोई सीन नहीं हुआ। मेरा उनका साथ में सीन हुआ था काला सोना में, फिरोज खान, डैनी, परवीन बाबी। तो उस वक्त मेरा उनका साथ में काम हुआ। तो उस वक्त का मुझे अभी भी किस्सा याद है। उन्होंने मुझे गोद में उठाया था, बहुत छोटा था मैं, और मुझे गोद में उठाया, और गोद में उठा के मुझे अभी भी याद है वो बात। परवीन भाभी ने मुझे गोद में उठाया और मुझे बोलती है अरे अपना वजन तो संभालो। और मैं ऐसा देख रहा हूं मैं तुम्हारी गोद में हूं, मैं क्या अपना वजन संभालू, क्या बोल रही अजीब सा कुछ था। तो मुझे तब से ऐसा कुछ लगा कि ये कुछ तो गड़बड़ है ये आंटी के साथ। और उसके बाद भी जो हम लोग देखते रहे, क्या आ रही है जा रही है। एक तो परवीन भाभी थी और एक मौसमी चटर्जी। अगर जैसे लोग पूछते ना आपको किसके साथ काम करने में सबसे ज्यादा मजा आया, तो ये एक घिसा पिटा सवाल है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि आपको किस हीरोइन के साथ काम करने में सबसे ज्यादा तकलीफ हुई, तो मैं बोलूंगा मौसमी चटर्जी। क्या हो बाबा? अजीब, मतलब एक तो मुझे ना पहले से एज एन एक्ट्रेस मुझे वो कभी समझ में नहीं आई, पहली बात। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर सबसे पहले तो आपका डिक्शन और आपका तलफ़ुज़ ही अगर क्लियर नहीं है, आप ठीक से अगर डायलॉग नहीं बोल पाए, ये तो बेसिक है। डायलॉग साफ से, तो वो कभी उनका हमेशा वो बंगाली एक्सेंट उनका रहता था जिसपे उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो पिताजी को भी पिताजी बोलती थी, वो एक बंगाली एक्सेंट उनका आता था, तो मुझे कभी भी वो पसंद नहीं थी। हम एक फिल्म कर रहे थे दो झूठ, विनोद मेहरा, मौसमी चटर्जी। उस वक्त भी मैं काफ़ी काम कर रहा था, और एक सीन था जो मेरा पहला दिन और पहली बार मैं मौसमी चटर्जी के साथ काम कर रहा हूँ। तो उसमें वो बोर्डिंग में मुझे छोड़ने आई है और मुझे वार्डन बोर्डिंग वाली उठा के लेके जाती है, और माँ, मैं रोता हूँ, माँ मुझे मत बोर्डिंग में डालो, मुझे छोड़कर मत जाओ, और ये इस टाइप की मेरी लाइनें थी, और मैं रो रहा हूँ। अब मैं और मौसमी चटर्जी बाजू बाजू में बैठे, पता नहीं क्यों उनको लगा कि मैं शायद नहीं रोऊंगा, या मुझे चिमटी लेने लगी, और चिमटी ले रही थी। तो मैं बहुत छोटा उस वक्त, मतलब अरे क्या कर रही है, हाँ स्टार्ट साउंड कैमरा, ये चक करके मारा, लंबे नाखून। मैं रोने लग गया मैं, और रोते रोते मैंने अपने डायलॉग नहीं छोड़े। दो झूठ किस जमाने के, मेरा अपना प्रोफेशनलिज्म बता रहा हूं आपको। तो मैं अपना ग्लिसरीन विसरीन लगा के रेडी कि मुझे यहाँ अपना रोना रोक के रखना है, और यहाँ से मुझे वार्डन लेके जाएगी,
तो मुझे फूट के रोना है और माँ माँ ये सब, और मैं असली में रोने लगा। तब भी मैंने अपना रोना रोक के रखा हुआ है, माँ माँ मुझे छोड़कर, और मैं भैं करके कट होने के बाद जो मैंने जोर से रोना शुरू किया है, मैंने मेरी माँ को दिखाया। मैं बोला ये देखो ये क्या कर दिया उसने, ये पूरा नोच दिया मुझे। तो मेरी माँ ने डायरेक्टर को बोला कि ये क्या है, डायरेक्टर ने मौसमी जी को बोला कि ये क्या है, तो क्या मैं सोचा कि शायद ये रोएगा नहीं तो रीटेक देना पड़ेगा, तो इसलिए उसको रुलाने के लिए मैंने इसको चिमटी मारी। अरे मैं एक्टर, इतने सालों से मैं काम कर रहा हूं, क्या कर रही हो आप। उसके बाद एक और फिल्म हम कर रहे थे, तुम्हारी कसम, रवि चोपड़ा डायरेक्टर, जितेंद्र, मौसमी चटर्जी। उसके अंदर वो मुझे मारते हुए लेकर आती है घर में और एक बेड के ऊपर मुझे फेंकती है। तो बेड जो था वो प्लाई का था, लकड़ी का था, उसके ऊपर गद्दा नहीं था, सीधा एक दरी बिछाई हुई थी उसके ऊपर। तो मारते मारते लाएगी और मुझे ऐसा फेंकेगी। तो मैंने उसको क्या बोला था, आप है ना सिर्फ थोड़ा सा ये कर देना, मैं अपने आप जम मार के उस पर गिर जाऊंगा अपने तरीके से। हाँ ठीक है उन्होंने बोला। अरे भाई मार दो, ढाप ढाप ढाप, जो मारते मारते लाई वो मुझे, सच में मार रही है, सच में मार मार के मार, और लाई मुझे ऐसा उठा के पटक दिया उसके ऊपर गद्दा नहीं, लकड़े का, प्लाई का वो, और धाड़ करके जो आवाज आई, और मैं सच में रोते बैठ गया, या हड्डी वड्डी पे मुझे लग गया। और मैं बोला आंटी क्या कर रही हो आप, क्यों, क्या आपने उस वक्त भी एक टाइम पहले भी ऐसा किया था, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू। एनीवे मैं ये करके, कुछ पता नहीं उनका था, वो चली गई। अभी भी मैंने रिसेंटली आप देखी ना सोशल मीडिया में भी, जया जी इतनी सीनियर एक्ट्रेस, इतना, आई एम नॉट जया बच्चन, कुछ इस टाइप का उनका एक स्टेटमेंट आया था। क्यों किसी के खिलाफ आपको बोलना है। एक तो बड़े दिनों के बाद सोशल मीडिया पर दिखी वो, उसमें भी जया जी के खिलाफ कुछ बोल दिया। मुझे कभी समझ में नहीं आया ये दो किस्से तो, और मतलब उसके बाद जब कोई फिल्म का या कुछ बात होती थी मौसमी चटर्जी, तो मैं वैसे ही डर जाता था कि इनके साथ काम करना, इनका कुछ कंट्रोल रहता नहीं है, कभी थप्पड़ मार देती है, कभी पटक देती है, कभी चिमटी ले लेती है, मुझे काम ही नहीं करना इनके साथ। ये तो मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस जब आप बच्चन साहब के साथ काम कर रहे थे उस टाइम उनकी बातें चल रही थी, लोगों की बातें चल रही थी रेखा जी और बच्चन साहब के बारे में, वो उससे थोड़े डिस्टर्ब थे। मुझे सिर्फ एक बार ऐसा, मैं क्रोधी की शूटिंग कर रहा था, तो हेमा जी का डेथ सीन था और धर्म जी के गोद में हेमा जी की डेथ हो रही है, तो उस वक्त, और मैं वहीं खड़ा होता हूँ, तब मैंने उनको देखा था कि दोनों बड़े प्यार से दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे बिटवीन द शॉट शुरू होने से पहले। और वही एक रोमांटिक सीन किसी हीरो या हीरोइन का रियल लाइफ में जो मैंने देखा और जो मेरे दिमाग में छप गया, वो वही था धर्म जी और हेमा जी का। दे वर वेरी नाइस, दे वर वेरी स्वीटली टॉकिंग टू ईच अदर, और बहुत अच्छे से दोनों बात कर रहे थे। और उस वक्त भी मुझे लगा कि अरे ये, मुझे लगा कि किसी को पता नहीं होगी ये बात। तो देन आई टोल्ड समबडी कि अरे ऐसा ऐसा, तो बोले हाँ ये ऐसा ऐसा, ये इनका इक्वेशन इस तरीके का है, विच आई फाउंड वेरी नाइस। यही एक चीज का मैं आई विटनेस हूं। अगर मैं, इनफैक्ट संजीव कुमार साहब ने हेमा मालिनी जी को प्रपोज किया था, हाँ, हेमा जी ने ना कहा, तो उसके बाद संजीव कुमार साहब ने शादी नहीं की। शादी नहीं की, या ऐसा लोग बोलते हैं कि हेमा जी की वजह से नहीं की, आई डोंट नो। अब ऐसे सुलक्षणा पंडित जी के बारे में भी लोग बोलते हैं कि सुलक्षणा पंडित जी संजीव कुमार जी से शादी करना चाहती थी, फिर उन्होंने मना किया तो सुलक्षणा जी ने शादी नहीं की। क्या सच क्या झूठ और क्या वजह, कुछ पता नहीं। जब आपने सलमान खान के साथ वो फ्रेंडशिप वाले रोल्स, फ्रेंड्स वाले रोल्स ना कहा, सलमान तो आपको दिला रहे थे रोल्स, हाँ, आपने ना कहा, हाँ, तो उनको बुरा लगा? हाँ। मेरा उस वक्त ये था कि उस वक्त एक ट्रेंड बन गया था, हीरो और हीरो के 3 दोस्त, हीरोइन और हीरोइन की 3 सहेलियां। मुझे डर था यार, मैंने लॉन्ग रन में मुझे मेरा करियर कहीं जाते हुए नहीं दिख रहा है। हीरो के 3 दोस्त में कुछ सबसे वर्स्ट रोल होता है किसी फिल्म में, हीरो के 3 दोस्त में से एक, सबसे कुछ होता ही नहीं आपके पास करने के लिए सिवाय रिएक्शन देने के। तो मुझे करना नहीं था इस किस्म के रोल। तो सलमान बोला अरे करना करना करना, और मैंने सलमान को बोला यार तू है ना हर फिल्म में मुझे रेकमेंड मत कर, मुझे एक ही फिल्म में रेकमेंड कर, लेकिन ऐसी फिल्म बता कि जिसके बाद चीजें बदल जाए। अब उस वक्त होता क्या था, अच्छा जो कॉमेडी का रोल होता था वो चला जाता था लक्ष्मीकांत बेर्डे के पास, अच्छा जो नेगेटिव रोल होता था वो चला जाता था मोनिश बहल के पास या आसिफ शेख के पास। तो मैंने, जैसे बागी में जो मेरा रोल है, मैं मोनिश बहल का रोल करना चाहता था,
कि मुझे ये रोल करना है, मुझे ये वाला रोल नहीं, तू ये रोल दिला मेरे को, मैं ये रोल करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तो मोनिया करेगा ये रोल, तो मोनिया करेगा ये रोल, तो मोनिया करेगा। तो मेरा हमेशा सलमान से कि तू मत यार, मैं तेरा नाम रेकमेंड करता हूँ, तू मना कर देता है, तो मत करना हर फिल्म में मुझे रेकमेंड, मुझे एक ही फिल्म में रेकमेंड कर, लेकिन ऐसी फिल्म में रेकमेंड कर कि उसके बाद तुझे कहीं रेकमेंड करने की जरूरत ही ना पड़े। उस वक्त अगर मैंने प्यार किया में अगर लक्ष्मीकांत बेर्डे का रोल मैं कर रहा होता, या बागी में मोनिश बैल का रोल मैं कर रहा होता, या किसी भी फिल्म में एक, तो फिर चीज़ें बदल जाती। तो 10 फिल्म में मुझे ऐसे रोल दिला रहा है, ना उसमें आपको सेट पे इज्जत मिलती है, ना आपको ढंग का पैसा मिलता है, ना पब्लिक में आपकी कोई इज्जत बनती है। तो और मैं फिर उसके बाद क्या हुआ, मुझे सीरियल्स मिलने शुरू हो गए, तो फिर मैं सीरियल्स में बिजी हो गया। सीरियल की जैसे अब ये बात निकली तो मैं आपको बता, आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स हु जम्प्ड ऑन द टेलीविजन बैंडवैगन फ्रॉम फिल्म्स। उस वक्त सिंटा, जो उस वक्त सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन हुआ करता था, उन लोगों ने मेरे ऊपर एक्शन लेने की भी बात की थी कि फिल्म का एक्टर टीवी नहीं करेगा, तुम ऐसे कैसे टीवी कर सकते हो। एंड आई सेड कि टीवी है ना, इसको भी आप रोक नहीं पाओगे, टीवी इतनी जोरों में आएगा ना, आप देखना। बिकॉज आई कुड फील उस वक्त सिर्फ दूरदर्शन था और 2 ही शो आते थे, एक 9 से 9:30 और एक 10 से 10:30। तो 10 से 10:30 मेरा एक सीरियल आता था पूर्णिमा, सिर्फ दूरदर्शन था उस वक्त। तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट शो। आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन टू रियलाइज कि टेलीविजन, दिस इज वेयर द फ्यूचर इज। मैंने टीवी करना शुरू किया, फिर श्रीकांत, ब्योमकेश बख्शी, रजनी, ये वो दुनिया भर के फिर मैंने चुनौती और कितने कितने सीरियल किए। फिर मुझे जय हनुमान मिला, नारद। एक टाइम था कि जितने माइथो सीरियल बनते थे उसमें नारद मैं ही होता था। मैंने कम से कम 2,500-3 हज़ार एपिसोड सिर्फ नारद के किए। तो नारद अपना फिक्स होता था कि नारद है मतलब राजू नारद करेगा। तो फिर मैं टेलीविजन में चला गया। अब मुझे लग रहा है कि वर्टिकल शोज, तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग वर्टिकल शोज। अभी मैंने 7-8 वर्टिकल शोज किए हैं फॉर डिफरेंट OTT। मुझे लग रहा है नेक्स्ट बेस्ट थिंग अभी अगले 8-10 साल तक ये वर्टिकल डेली शोज बहुत जोरों में चलने वाले। सो आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। तो कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे सलमान की आप बात कर रहे थे कि सलमान आपको हीरो के 3 दोस्त में, तो आई हैव ऑलवेज गॉन फॉर क्वालिटी वर्क। आप अग्निपथ पे भी थे ना 1990? अग्निपथ नहीं की थी मैंने। नहीं। धन दौलत की आपने ऋषि कपूर साहब के साथ। हाँ, राइट। ऋषि कपूर साहब ब्रिलियंट एक्टर, नेचुरल परफॉर्मर, बट शॉर्ट टेम्पर्ड लोग कहते हैं। नहीं, कभी नहीं, शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं थे वो, पैम्पर्ड थे उस वक्त। उनका एक अपना एक जलवा था, स्टाइल था। शॉर्ट टेम्पर्ड कभी भी नहीं लगा मुझे। वो ऑलवेज ही वॉज वेरी फन लविंग एंड ही न्यू कि वो क्या कर सकते हैं और वो उसी दायरे में उनको खेलना है। जिस ज़माने में लोग मशीन गन पकड़े हुए थे, ये गिटार पकड़ के इन्होंने सरवाइव किया और म्यूजिकल हिट्स दी है। मैंने बदलते रिश्ते भी की उनके साथ, धन दौलत की, मैंने और भी काम किया। मुझे अभी बिल्कुल एकदम से याद नहीं आ रही है फिल्में, लेकिन मैंने और भी काम किया उनके साथ। मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। कभी मुझे तो शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं। नीतू जी और ऋषि जी कैसे थे सेट पे? हाँ, अब आ रहे बार बार इसी जोन में आते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता था कि इन लोगों का अफेयर चल रहा है, और धन दौलत के सेट पे भी। तो अब वो एक ही कमरे में बैठे जाकर, और उस जमाने में वैनिटी नहीं होती थी, सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं पेड़ के नीचे बैठ। अब जब मैं देखूं ये लोग दोनों साथ में बैठे हैं, ये लोग दोनों साथ में बैठे हैं, तो फिर मैंने पता कैसा लगा ये, और फिर मुझे लगा कि हमेशा साथ ही बैठे होते, एक ही कमरे में होते हैं। और तो फिर जाके पता चला कि अच्छा ये मामला है। बट नीतू जी भी ऑल्सो वेरी वेरी स्वीट। और मुझे लगता है कि इफ एनी एक्ट्रेस हु हैज एज्ड ग्रेसफुली इज नीतू सिंह। और टेम्परामेंट भी जबरदस्त है, ऑलवेज हैप्पी, स्माइलिंग, बहुत स्वीट। और क्या लुक है, अभी आप उनको देखिए, उनका जो हेयर स्टाइल है और जिस तरीके से उन्होंने मेंटेन किया अपने आप को, जो स्माइल है उनकी और जो बात करती हैं, इट्स सो दिल से खुश है। हाँ। एंड कोई प्रिटेंशन नहीं है किसी चीज़ का, सो पॉजिटिव। और जिस तरह अपने आप को कैरी कर रही है, जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट कर रही हैं, जिस तरीके के कपड़े का उनका चॉइस है, जिस तरीके की वो बातें करती हैं, वो मौसमी चटर्जी की तरह कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोल रही हैं। सोच समझ के बात है। मुझे बहुत स्वीट लगती है नीतू जी, वेरी स्वीट लेडी यार। क्या एज के साथ वो
ग्रेस दिखता है उनका यार, सुपर। मास्टर राजू, हमेशा आप मास्टर ही रहेंगे हमारे लिए। हाँ, थोड़ा दाढ़ी वाड़ी आ गया है, बट लगते तो आप अभी भी वो छोटे से प्यारे से लड़के। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत मज़ा आया कि मैं इतने दिनों से, इतने महीनों से पॉडकास्ट को मना करते आ रहा हूँ लोगों को, और मैंने हाँ किया, और मुझे पता था कि आज का जो ये पॉडकास्ट है बहुत कमाल होने वाला है। आप मुझे कमाल के सवाल पूछने वाले हो, एंड मज़ा आ गया। And I must tell you, जो anecdotes, stories आपने दिए और अमेजिंग, दिल से थैंक यू सो मच मास्टर राजू, हमेशा मास्टर रहेगा। थैंक यू Thank सो मच, you. थैंक यू।